35 अध्याय 421 विशाल कुल्हाड़ी भाड़े के सैनिक। अनुवादक एटलस स्टूडियोज। संपादक एटलस स्टूडियोज। लिन युआन ने अपना सिर घुमाया और उस आदमी को देखा जो पहले आया था और कुर्सी पर बैठ गया था। फिर पूछा, झो लुओ, क्या आपने विशाल कुल्हाड़ी भाड़े के सैनिकों के बारे में सुना है? झो लुओ को हमेशा से लगता था कि उसके पास अस्तित्व का थोड़ा सा भी बोध नहीं है, लेकिन उसे अब अजीब मुखौटे वाले युवक द्वारा बुलाए जाने की उम्मीद नहीं थी। उसने तुरंत जवाब दिया, बेशक मैंने विशाल कुल्हाड़ी भाड़े के सैनिकों के बारे में सुना है। यह 11 राजा श्रेणी के विशेषज्ञों वाला एक बहुत शक्तिशाली गुट है, जिनमें से सबसे शक्तिशाली के बारे में कहा जाता है कि वह शीर्ष राजा श्रेणी के विशेषज्ञ बनने से बस एक बाल की दूरी पर है। लिन युआन ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया। राजा श्रेणी के विशेषज्ञों की संख्या और ताकत से विशाल कुल्हाड़ी भाड़े के सैनिकों को एक अनुभवी और उभरता हुआ गुट माना जाना चाहिए। भाड़े के सैनिक शब्द सुनते ही यह स्पष्ट हो गया कि इस उभरते हुए गुट की भूमिका मिशन पूरा करने और आपूर्ति प्राप्त करने के लिए काम पर रखना था। यह एक उभरता हुआ गुट था जो सैन्य बल पर निर्भर था। अब लगभग नया साल आ चुका था और रेडियंस फेडरेशन के एस टूर्नामेंट सीजन का समय आ गया था। विशाल कुल्हाड़ी भाड़े के सैनिकों को अब शायद कोई मिशन नहीं मिल सकता था, इसलिए फ्रीजिंग कोल्ड ने सदस्य के रूप में छोटे मोटे काम करने के लिए बाहर आना शुरू कर दिया था। लिन युआन यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि झो लुओ ने पहले जो कहा था कि विशाल कुल्हाड़ी भाड़े के सैनिकों में सबसे मजबूत विशेषज्ञ एक शीर्ष राजा श्रेणी के विशेषज्ञ होने से बस एक बाल की दूरी पर है, वह दिलचस्प था। शिखर राजा वर्ग किसी विशिष्ट रैंक को संदर्भित नहीं करता था, लेकिन सभी राजा वर्ग विशेषज्ञ जिनके पास डायमंड, वेट्स, फैंटेसी खरीफ है और उससे ऊपर के रैंक थे, उन्हें शिखर राजा वर्ग विशेषज्ञ कहा जा सकता था। इसलिए शीर्ष राजा श्रेणी के विशेषज्ञ होने से बाल बाल दूर होने का यह परिचय कुछ हद तक भ्रमित करने वाला था। विशाल कुल्हाड़ी भाड़े के सैनिक संभवतः बाहरी दुनिया से अपना परिचय दे रहे थे तथा अधिक मिशनों को पूरा करने की उम्मीद कर रहे थे। ऐसे भाड़े के गुटों में जो राजा श्रेणी के विशेषज्ञों को इकट्ठा करते थे, बहुत भयंकर प्रतिस्पर्धा होती थी, क्योंकि वे अपनी ताकत को अपने लिए बोलने देते थे। इसलिए एक नजर में यह स्पष्ट हो जाता था कि किस गुट का व्यवसाय बेहतर था। जैसे ही झोलुओं ने बोलना समाप्त किया, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके बगल में खड़ा लंबा और मजबूत आदमी उसे तुरंत निशाना बनाएगा। कुछ दिन पहले मेरा बड़ा भाई शिखर राजा श्रेणी का विशेषज्ञ बन गया। शिखर राजा श्रेणी का विशेषज्ञ बनने से बस एक बाल की दूरी पर होने से आपका क्या मतलब है? झोलुओ अवाक रह गया। मैं विशाल कुल्हाड़ी भाड़े के सैनिकों का सदस्य नहीं हूं। विशाल कुल्हाड़ी भाड़े के सैनिकों की ताजा खबरों पर हर समय कौन नजर रखेगा? मुझे इससे क्या लेना देना कि आपके विशाल कुल्हाड़ी भाटने के सैनिकों के पास कोई शीर्ष राजा श्रेणी के विशेषज्ञ हैं या नहीं? लिन युआन ने फ्रीजिंग कोल्ड की ओर देखा, जो वहां खड़ा था, जाहिर तौर पर थोड़ा गुस्से में था, और कहा, चूंकि तुम मुझे अपनी निष्ठा नहीं दे सकते, इसलिए मैं तुम्हें भविष्य भी नहीं दे सकता। तुम्हें अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जब फ्रीजिंग कोल्ड ने यह सुना तो उसके चेहरे पर तनाव आ गया और वह तुरंत अनिच्छुक हो गया। मेरा समय भी बेकार है। अगर मैं इसे बर्बाद भी करूं तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि वह भी राजा श्रेणी का विशेषज्ञ है जिसे आपने आमंत्रित किया है। मैं देखना चाहता हूं कि मैं अनुपयुक्त हूं या वह अनुपयुक्त है। आप एक दुकान चला रहे हैं, आप लोगों को भगा नहीं सकते, है ना? कुर्सी पर बैठे झोलुओं को थोड़ा आश्चर्य हो, यह ताकतवर आदमी एक बार फिर मुझे क्यों निशाना बना रहा है? हे भगवान, इस बलवान आदमी के मन में मेरे बारे में कोई गलत विचार तो नहीं है ना? लियू जी की मुट्ठियां कसी हुई थीं और उसने लिन युआन की ओर देखा। उसकी आंखें संदेश दे रही थीं, अगर तुम सहमत हो तो मैं उसे उड़ा दूंगा। लिन युआन ने लियू जी की ओर सिर हिलाया और फिर कोल्ड को उदासीनता से जवाब दिया, आप जब तक चाहे रह सकते हैं। आपका प्रवेश द्वार खुला है, इसलिए जब भी आप थक जाएं तब जा सकते हैं। लिन युआन ने सोचा, मैं किसी को भी अपनी दुकान से नहीं भगाऊंगा। हालांकि मैं प्रवेश की सुविधा निर्धारित कर दूंगा और सभी ग्राहकों को बाहर ही रोक दूंगा तथा उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा। ऐसा कहने के बाद लिन युआन ने फ्रीजिंग कोल्ड पर कोई और ऊर्जा खर्च नहीं की, जो किनारे पर खड़ा था। चूंकि फ्रीजिंग कोल्ड सफेद कपड़े पहने अनुयायियों का सदस्य नहीं बन सकता था, इसलिए लिन युआन को फ्रीजिंग कोल्ड में प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। लिन युआन ने स्टूल पर बैठे झोउ लुओ से कहा, तुमने सुना है कि हमने अभी क्या कहा? अगर मैं तुम पर संसाधन डाल सकता हूं ताकि तुम जल्दी से आगे बढ़ सको, तो क्या तुम मेरे प्रति अपनी निष्ठा की पेशकश करने को तैयार हो?
यह सुनकर झो लुओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। उसने लिन युआन और फ्रीजिंग कोल्ड के बीच बातचीत सुनी थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि अपनी निष्ठा की पेशकश करने का मतलब है इच्छा शक्ति ऋण के साथ शपथ लेना और निष्ठा की शपथ जारी करना। केवल इसी तरीके से वह सीधे तौर पर अपनी निष्ठा व्यक्त कर सकता था और दूसरे पक्ष को बिना किसी चिंता के अपने संसाधनों को उसमें डालने दे सकता था। हालांकि जरूरी नहीं कि जो दिया जाए वह उससे मिले, लेकिन कुछ दिए बिना कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। झोलू इस सिद्धांत को समझता था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि उसे कोई ऐसा गुट मिल जाए जिस पर वह भरोसा कर सके, तो उसे और अधिक कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। हालांकि झो लुओ को यह नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा यह नकाबपोश युवक भविष्य में उसे कितने संसाधन देगा। वास्तव में उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि अपनी निष्ठा के बाद उसे क्या मिलेगा, बल्कि उसे इस बात की चिंता थी कि क्या एक अजीब मुखौटा पहने युवक उसकी निष्ठा स्वीकार करेगा। झो लू को अभी भी अपने मुख्य परी आयरनबोन इगुआना की ताकत पर भरोसा नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और कुछ आशंका के साथ कहा, क्या आपको लगता है कि मैं अपनी ताकत से आवश्यकताओं को पूरा करता हूं? झो लुओ को यह बात साफ तौर पर समझ में आ गई थी कि जब वह किसी गुट में शामिल होना चाहता था, तो उसके पास कभी भी चयनात्मक होने की योग्यता नहीं थी। वह केवल चुपचाप दूसरों के द्वारा उसे चुने जाने का इंतजार कर सकता था। लिन युआन को झो लुओ के मुख्य परी की कमजोरी की परवाह नहीं थी, जिसे उन्होंने याद किया कि वह एक प्लेटिनम आई फंतासी आई रक्षा प्रकार आयरनबोन इगुआना था। झो लुओ ने अपनी जानकारी में केवल इतना लिखा था कि इस प्लैटिनम आई फैंटेसी आई आयरन बोन इग्वाना की गर्दन में एक उत्परिवर्तन था जो शरीर की कुछ गतिविधियों को प्रभावित करेगा, जिससे एक निश्चित सीमा तक इसकी ताकत प्रभावित होगी। चूंकि झोलुओ उसके ठीक सामने था, लिन युआन भी देखना चाहता था कि उसके आयरन बोन इगुआना के साथ वास्तव में क्या गलत हुआ था। यदि झोलुओ के मुख्य परी आयरन बोन इगुआना की ताकत गर्दन में उत्परिवर्तन से गंभीर रूप से प्रभावित हुई, तो झोलुओ लिन युआन के लिए बोझ बन जाएगा। आखिरकार झोलुओ का मुख्य परी पहले से ही कमजोर था और उत्परिवर्तन ने उसकी गर्दन को प्रभावित किया था, इसलिए उसके लिए एक नया परी विकसित करने के लिए संसाधन जुटाना कठिन था। इस मामले में भले ही लिन युआन ने झोलुओ को कांस्य महाकाव्य फे दिया हो, फिर भी झोलुओ को मजबूत बनने के लिए लिन युआन के निवेश की आवश्यकता होगी। लिन युआन ऐसा घाटे का सौदा नहीं करेगा। उन्होंने कहा, अपने मुख्य परी को बुलाओ ताकि मैं देख सकूं। यह सुनकर झोलुओ एक पल के लिए स्पष्ट रूप से हिचकिचाया। फिर उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रवाहित किया और आयरन बोन इगुआना को बुलाया। जिस क्षण झो लुओ ने अपने आयरन बोन इगुआना को बुलाया, लिन युआन की नजर उसकी गर्दन पर टिकी हुई थी। ऐसा नहीं था कि उसने जानबूझकर उसकी गर्दन को देखा था, बल्कि सार्कोमा बहुत स्पष्ट था, क्योंकि यह उसके सिर का एक चौथाई हिस्सा था। इससे लिन युआन को अचानक एक व्यंजन याद आ गया, प्रेशर कुकर में आलू। आयरन बोन इगुआना को बुलाए जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी गर्दन में असहजता महसूस हो रही थी और वह आदतन अपनी गर्दन हिलाने लगा था। चूंकि गर्दन के दाहिने हिस्से पर बहुत बड़ा उभार था, इसलिए यह स्पष्ट रूप से उसके लिए काफी बोझ था। इस स्थिति के कारण आयरन बोन इगुआना, जो एक रक्षात्मक प्रकार का प्राणी है, बचाव करते समय अपने शरीर के दाहिने भाग पर होने वाले हमलों का तुरंत जवाब देने में असमर्थ हो गया। लिन युआन ने आयरन बोन इगुआना की विशेषताओं की जांच करने के लिए मॉर्बियस के सच्चे डेटा का उपयोग किया। फे नाम आयरन बोन इगुआना, फे प्रजाति इगुआनिडे विशाल इगुआना, फे ग्रेड प्लैटिनम 9 में से 10, फन्य प्रकार पृथ्वी, फे क्वालिटी फैंटेसी आई। लिन युआन ने पाया कि आयरन बोन इगुआना के मूल गुणों में कुछ भी गलत नहीं था। हालांकि जब उसने आयरन बोन इगुआना की गर्दन पर उत्परिवर्तन के कारण के बारे में सच्चा डेटा देखा, तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह कहा जा सकता है कि यह आयरन बोन इगुआना उत्परिवर्तन के माध्यम से खुद को शिखर की ओर ले जाने के लिए एक सीढ़ी बना रहा था। लेकिन आयरन बोन इगुआना के ठेकेदार के रूप में झो लुओ उसे पहाड़ की चोटी के नीचे भेजने और पहाड़ की चोटी के खिलाफ चढ़ने की स्थिति में नहीं था। जहां तक इस आयरन बोन इगुआना को कायापलट करने के लिए आवश्यक शुद्ध अग्नि तत्व ऊर्जा की बात है, जैसा कि ट्रू डेटा में कहा गया है, लिन युआन के पास बहुत अधिक थी। मॉर्बियस के स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में झुलसा देने वाला मौलिक शेलफिश
हर कुछ मिनटों में शुद्ध अग्नि तत्व ऊर्जा युक्त मौलिक मोती का उत्पादन करेगा। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी फे का मुख्य फूल ट्विन रेड पैगोडा अग्नि तत्व ऊर्जा के अवशोषण में फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल जितना शक्तिशाली नहीं था। स्कॉर्चिंग एलिमेंटल शेलफिश द्वारा उत्पादित एलिमेंटल मोतियों की गति ट्विन रेड पैगोडा के मुख्य फूल द्वारा अवशोषण की गति से अधिक थी। इसलिए समय समय पर लिन युआन को इन मौलिक मोतियों को इकट्ठा करना पड़ता था, जिनमें शुद्ध अग्नितत्व ऊर्जा होती थी, और उसने लगभग 500 मोती एकत्र कर लिए थे। इन मौलिक मोतियों को वर्तमान में उनका दुर्लभ संसाधन भंडार भी माना जाता था। इस समय लिन युआन ने जोरदार और अनियंत्रित हंसी की आवाज सुनी। उसने देखा कि फ्रीजिंग कोल्ड ने तिरस्कार भरे चेहरे से आयरन बोन इगुआना की ओर इशारा किया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे जैसे छिपकली प्रजाति के परियों से लगाव रखोगे। हालांकि तुम्हारी यह विकृत छिपकली बहुत कमजोर है। मेरा परी इसे सिर्फ एक बार में ही काट कर मार सकता है। ऐसा कहने के बाद ने फ्रीजिंग कोल्ड ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित की और अपने दो छिपकली प्रजातियों के मुख्य परियों को बुलाया। झोलुओ का आयरन बोन इगुआना 7 मीटर लंबा था, क्योंकि यह एक विशाल इगुआना प्रजाति थी। हालांकि फ्रीजिंग कोल्ड द्वारा बुलाए गए दो फे के सामने आयरन बोन इगुआना तुरंत बहुत छोटा हो गया। हालांकि बकटूथ टेरर स्किंक की शरीर की लंबाई भी 7 मीटर थी, लेकिन यह बहुत मजबूत दिखता था। इसकी उभरी हुई मांसपेशियां और तीखे दांतों से भरा मुंह इसकी वीरतापूर्ण आक्रमण शक्ति को दर्शाने के लिए काफी था। हालांकि अन्य स्वॉर्ड टूथ छिपकली ड्रैगन की श्रेणी और गुणवत्ता बकटूथ टेरर स्किंक से निम्न थी, फिर भी स्वॉर्ड टूथ छिपकली ड्रैगन लगभग 12 मीटर लंबा था और उसमें एक डरावनी आभा थी, जो ड्रैगन प्रजाति के परी के लिए अद्वितीय थी। लिन युआन ने इन दो छिपकली प्रजातियों के गुणों की जांच करने के लिए मॉर्बियस के सच्चे डेटा का उपयोग किया। फेनाम बकटूथ टेरर स्किंक। फी प्रजाति तानाशाह छिपकली दांतेदार छिपकली। फे ग्रेड डायमंड 3 में से 10। फे प्रकार धातु। फे क्वालिटी फैंटेसी 2। फे नाम स्वॉर्ड टूथ छिपकली ड्रैगन। फिर प्रजाति तलवार ड्रैगन से दांतेदार छिपकली। फे ग्रेड डायमंड 1 में से 10। फे प्रकार पृथ्वी सन धातु। फे क्वालिटी फैंटेसी 2। लिन युआन ने फ्रीजिंग कोल्ड द्वारा बुलाए गए दो छिपकली प्रजातियों के गुणों की जांच पूरी कर ली, तो उसे लगा कि यह डायमंड आई फैंटेसी आई से स्वॉर्ड टूथ छिपकली ड्रैगन वास्तव में अच्छा था। इसमें ड्रैगन प्रजाति की रक्तरेखा उत्तेजना का बहुत उच्च स्तर था। अगर यह भविष्य में मिथ ब्रीड बनने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली रहा, तो यह संभवतः एक सच्ची प्राचीन ड्रैगन प्रजाति में आगे बढ़ सकता है। फ्रीजिंग कोल्ड ने लिन युआन को अपने बुलाए गए परियों की ओर देखते हुए तुरंत उन्हें वापस बुला लिया। फिर उसने लिन युआन को कुछ हद तक सतर्क नजर से देखा। यदि कोई व्यक्ति अन्य लोगों के स्टार वेब स्टोर में गोल्ड या उससे ऊपर के मूल्य वाले सामान को स्टोर मालिक की अनुमति के बिना बुलाता है, तो स्टोर मालिक द्वारा इसकी सूचना दिए जाने पर उसे दंडित किया जाएगा। सबसे हल्की सजा यह होगी कि किसी के स्टार वेब खाते पर 2 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जबकि अधिक गंभीर सजा 1 महीने के लिए होगी। फ्रीजिंग कोल्ड ऐसी सजाएं नहीं सहना चाहता था। उसने अपने दो परियों को, मुख्य रूप से झोलुओ के मुख्य परी आयरन बोन इगुआना को ताना मारने के लिए बुलाया था। जब फ्रीजिंग कोल्ड ने देखा कि लिन युआन का उसके खिलाफ शिकायत करने का कोई इरादा नहीं है, तो वह जमीन पर पड़े आयरन बोन इगुआना को उपहासपूर्वक देखता रहा। उसने गर्दन पर उभरे हुए सार्कोमा को 2 बार देखा, फिर उसने झोलो की ओर घृणा से देखा और सीटी बजाई। उस समय लियूजी, जो लिन युआन के बगल में बैठे थे, ने लिन युआन की उदारता की प्रशंसा की। यद्यपि 3 वर्षों से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी और वह मानवीय भावनाओं में परिवर्तन देखने का आदी हो चुका था, तथा उसने विनम्रतापूर्वक इस वास्तविक दुनिया को महसूस किया था, फिर भी वह अपने गुस्से पर नियंत्रण नहीं रख सका। हालांकि लिन युआन के चेहरे पर एक शांत भाव था, जैसे कि उसे फ्रीजिंग कोल्ड की अशिष्टता और उतावलेपन की कोई परवाह नहीं थी। झोलुओ को ताना मारा गया और उसका चेहरा लाल हो गया। इस खुले अपमान ने झोलुओ को अंदर से एक कठोर दर्द महसूस कराया। हालांकि उन्होंने शब्दों से जवाब नहीं दिया, बल्कि लिन युआन की ओर देखा और दृढ़ता से कहा, यदि आप वास्तव में मुझे एक भविष्य दे सकते हैं ताकि मुझे मजबूत बनने का मौका मिले, तो मैं इच्छा शक्ति ऋण के साथ शपथ लेने और एक सेवक शपथ जारी करने के लिए तैयार हूं। जब झोलुओ ने ये शब्द कहे, तो अचानक उसके मन में एक विचार आया।
क्या उसे पूछना चाहिए कि क्या वह स्कॉर्चिंग एलिमेंटल शेलफिश द्वारा उत्पादित 5 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती प्राप्त कर सकता है? लेकिन जब उसने स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के बारे में सोचा, जिसके बारे में कक्षा 4 के सृजन मास्टर, मास्टर डुआन ली के अनुचर शूरवीर ने पहले कहा था कि मास्टर डुआन ली भी इसे प्राप्त नहीं कर सकते, तय उसने जबरदस्ती स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती प्राप्त करने की आशा और अनुरोध को रोक लिया। जब फ्रीजिंग कोल्ड, जो अभी भी झोलुओं को ताना मारना चाहता था, ने झोलुओं के शब्द सुना है, तो वह अवचेतन रूप से स्तब्ध रह गया। निष्ठा की शपथ 3 प्रकार की होती है: रक्षक शपथ, अनुचर शपथ और सेवक शपथ। सामान्यतः जब राजा श्रेणी के विशेषज्ञ इच्छा शक्ति ऋण की शपथ लेते थे और निष्ठा की शपथ देते थे, तो उनमें से अधिकांश रक्षक शपथ पर हस्ताक्षर करते थे, जबकि कुछ अनुचर शपथ पर हस्ताक्षर करते थे। उनमें से बहुत कम लोग इच्छा शक्ति ऋण के साथ सेवक शपथ पर हस्ताक्षर करने और अपना पूरा जीवन किसी गुट या किसी निश्चित व्यक्ति पर लगाने के लिए तैयार थे। यद्यपि एक व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक बार ही निष्ठा की शपथ ले सकता था, किंतु विभिन्न प्रकार की निष्ठा की शपथों के कारण जिस गुट के प्रति व्यक्ति वफादार होता था, उसमें उसकी स्थिति और स्वतंत्रता की मात्रा पूरी तरह से भिन्न होती थी। फ्रीजिंग कोल्ड ने नहीं सोचा था कि झो लुओ वास्तव में पागल था। नीचे के राजा श्रेणी के विशेषज्ञ असाधारण रूप से चतुर थे, क्योंकि उनके लिए संसाधन प्राप्त करना कठिन था। फ्रीजिंग कोल्ड ने एक क्षण तक दोनों नकाबपोश युवकों को घूरा और ध्यान से खाली स्टार वेब स्टोर की ओर देखा। वह यह संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका कि जिस स्टार वेब स्टोर से उसके ह्यूज एक्स मर्सिनरीज साथियों ने उसे परिचित कराया था, ताकि वह अपनी किस्मत आजमा सके और देख सके कि क्या वह छोटे-मोटे काम करके उच्च गुणवत्ता वाले कांस्य फय प्राप्त कर सकता है। उसका इतिहास बहुत गहरा है। जब फ्रीजिंग कोल्ड आमतौर पर स्टार वेब पर लॉग इन करता था, तो वह अपना आधा समय सेलेस्टियल स्टेयरवे द्वंद्व युद्धों पर और बाकी आधा समय सेलेस्टियल स्टेयरवे वीडियो लाइब्रेरी में द्वंद्व युद्ध वीडियो देखने में बिताता था। वह शायद ही कभी स्टार वेब फोरम पर जाता था और कभी भी स्टार वेब स्टोर की गपशप पर ध्यान नहीं देता था। उस क्षण फ्रीजिंग कोल्ड को लगा कि विशाल कुल्हाड़ी भाड़े के सैनिकों के पास लौटने के बाद उसे अपने साथियों से पूछना होगा कि यह स्टार वेब स्टोर क्या है। हालांकि उसे अभी भी लगा ही कि शायद वह इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। शायद उसे थोड़ा और सोचना चाहिए। लिन युआन जोलुओ की बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। जोलुओ ने वास्तव में सीधे तौर पर कोई अनुरोध नहीं किया था। इसके बजाय उसने केवल इतना कहा कि अगर वह उसे मजबूत बनने में मदद कर सके, तो वह सेवक शपथ जारी करने को तैयार होगा। हालांकि झो लुओ ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन लिन युआन समझ गया कि इससे पहले कि झो लुओ इच्छा शक्ति ऋण के साथ खुद को शपथ दिलाए, उसे यह दिखाना होगा कि वह झो लुओ को क्या दे सकता है। जैसे ही लिन युआन झो लुओ को एक वादा देने वाला था, फ्रीजिंग कोल्ड ने कहा, भले ही चीजें मेरे लिए काम न करें, आपको कांस्य महाकाव्य छिपकली प्रजाति के फय को बाहर निकालना चाहिए, जिसका मैंने पहले अनुरोध किया था, और मुझे एक नजर डालने दें। फ्रीजिंग कोल्ड को कांस्य महाकाव्य छिपकली प्रजाति के परियों के बारे में बात करते हुए सुनकर झो लुओ ने अपनी आंखें तुरंत चौड़ी कर लीं और उसकी सांसें भारी हो गईं। लिन युआन ने फ्रीजिंग कोल्ड की बातों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने जोये न्याय झोलुओ की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा भी छिपकली प्रजाति के परियों की ओर ही झुकाव है ना? झोलुओ ने उसकी बात पर सिर हिलाया। लिन युआन ने अपना हाथ हिलाया और एक छिपकली को बुलाया, जिसकी लंबाई करीब 4 मीटर थी और उसके शरीर पर 3 बड़ी हड्डी की प्लेटें थीं। उसकी बड़ी गहरे बैंगनी रंग की हड्डी की प्लेट ऊपर की ओर उठी हुई थी। आत्मा सांप जैसी काली ऊर्जा एक ड्राइंग बोर्ड की तरह विशाल हड्डी की प्लेट के ऊपर तैर रही थी। इस छिपकली के तीखे दांत सांप के विषैले दांतों जैसे थे। हालांकि जब छिपकली को बुलाया गया और उसने अपनी 3 बड़ी हड्डियों की प्लेटें खड़ी की और दहाड़ा, तो उसके तीखे दांत तुरंत बाहर निकल आए और बारीक खुले तीखे दांत उसके निचले जबड़े के चारों ओर लिपट गए। यद्यपि यह दहाड़ छिपकली के परियों की फुफकार जैसी थी, लेकिन यह अधिक तीखी थी और इसमें ड्रैगन प्रजाति के परियों की अनोखी धमकी थी। जिस क्षण झो लुओ ने इस छिपकली परी को देखा, उसने महसूस किया कि उसका मस्तिष्क तेजी से रक्त से भर गया है, जिससे उसे थोड़ा चक्कर आ रहा है। ऐसा अविश्वसनीय छिपकली परी, जिसने कांस्य लीजेंड में अपनी ड्रैगन प्रजाति की रक्त रेखा को जगाया था, वह पौराणिक और दुर्लभ था। वह वास्तव में इस जीवन में इस तरह के परी को देखने के लिए भाग्यशाली था। अजीब मुखौटा पहने युवक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह यह परी खुद को देने जा रहा था।
लिन युआन ने पाया कि जब से उसने डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली को बुलाया है, झो लुओ की नजरें उस पर से हटी ही नहीं। वह जानता था कि झो लुओ को यह छिपकली प्रजाति परी पसंद है। इसलिए उसने कहा, यह डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली थोड़ी बेहतर मानी जाती है। इसका विशेष कौशल, डार्क एंड बॉडी, इसे शारीरिक क्षति का प्रतिरोध करने और इसकी गति को बढ़ाने में प्रभावी रूप से मदद कर सकता है। साथ ही यह इसकी डार्क टाइप क्षमताओं में कुछ वृद्धि देता है। चूंकि आपने मेरी सेवा करना चुना है, इसलिए यह डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली वह भविष्य है जो मैं आपको दूंगा। लिन युआन की बातें सुनकर झो लुओ का दिल और भी जोर से धड़कने लगा। उसके दिल में अत्यधिक उत्साह और परमानंद उमड़ पड़ा। हालांकि उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था, फिर भी उसे अब थोड़ा अविश्वास महसूस हो रहा था। एक अजीब मुखौटा पहने इस युवक ने वास्तव में इतना बेहतरीन कांस्य महाकाव्य पढ़ दिया था जब उसने अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करने का फैसला किया था। यह सचमुच एक बहुत बढ़िया सौदा था। जब फ्रीजिंग कोल्ड ने इस डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली को देखा, तो उसे लगा कि वह एक छोटा सा लक्ष्य छोड़ने में कामयाब हो गया है और 1 करोड़ खो दिया है। उन्होंने वास्तव में डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली जैसा एक बेहतर परी दिया था, ठीक उसी तरह इस राजा श्रेणी के विशेषज्ञ को, जिसका मुख्य परी इतना दयनीय रूप से कमजोर और विकृत था। फ्रीजिंग कोल्ड का मानना था कि ऐसा व्यवहार महज हार थी। अगर यह डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली उसे दे दी जाती, तो वह 2 ड्रैगन प्रजाति के फय के साथ आरोही ड्रैगन सिटी के लॉन्ग परिवार में अपनी किस्मत आजमाने के लिए योग्य हो जाता। साथ ही वह यह भी सुनिश्चित कर सकता था कि उसने इस स्टार वेब स्टोर की पृष्ठभूमि को कम करके आंका था। झो लुओ धीरे धीरे अपनी उत्तेजना से शांत हो गया और जल्दी से स्टूल से उठ खड़ा हुआ और फिर उसने लिन युआन से सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर, झो लुओ अब से आपकी सेवा में है। अब लिन युआन ने झो लुओ के शब्द सुने तो अजीब मुखौटे के नीचे उसके मुंह के कोने मुड़ गए। मैंने तुम्हें जो पता भेजा है उसके अनुसार तुरंत रॉयल कैपिटल में आ जाओ। विल पावर रून की शपथ लेने के बाद तुम इस डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली को भी ले सकते हो और जल्दी से उसका पालन पोषण कर सकते हो। जैसे ही झो लुओ उसे धन्यवाद देने वाला था, लिन युआन ने कहा, आपके आयरन बोन इगुआना की गर्दन पर सार्कोमा एक अच्छी दिशा में उत्परिवर्तित हो रहा है। इसके उत्परिवर्तन को पूरा करने के लिए इसे केवल अत्यंत शुद्ध अग्नि तत्व ऊर्जा की आवश्यकता है। जब आप रॉयल कैपिटल में आएंगे तो मैं इसे आपके लिए हल कर सकता हूं। झोलुओ का शरीर सुखद आश्चर्य से कांप उठा। इस समय वह उससे कहीं अधिक आश्चर्यचकित था जब उसे पता चला था कि उसे डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली मिलने वाली है। कहा जा सकता है कि झो लुओ बचपन से ही आयरन बोन इगुआना के साथ रहता था। जीवित रहने के लिए यह अज्ञात है कि उन्होंने कितनी बार एक साथ जीवन और मृत्यु का अनुभव किया था। झो लुओ के पास कोई और परी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी सारी भावनाएं आयरन बोन इगुआना में डाल दी थीं। यह कहा जा सकता है कि आयरन बोन इगुआना उसके जीवन के समान थी। झो लुओ का चेहरा उत्साह से लाल हो गया था और उसके होंठ थोड़े कांप रहे थे जब उसने कहा, गुरुजी, आपके पास स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती हैं। झो लुओ भी हैरान था। मास्टर डुआन ली ने कुछ जांच के बाद ही आयरन बोन इगुआना के उत्परिवर्तन का पता लगाया था। हालांकि अजीब मुखौटा पहने उस युवक ने एक ही नजर में आयरन बोन इगुआना की गर्दन पर सार्कोमा के असली कारण को पहचान लिया था। लिन युआन थोड़ा हैरान रह गया जब उसने झो लुओ को स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती के बारे में बात करते हुए सुना। फिर उसे याद आया कि गाओ फेंग ने पहले क्या कहा था। मौलिक शेलफिश को परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करने के बाद उनके द्वारा उत्पादित मौलिक मोती को अवशोषित आभा की शुद्धता के आधार पर कई ग्रेड में विभाजित किया गया था। स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोतियों का उच्चतम ग्रेड था। चूंकि उसके हाथों में मौजूद मौलिक मोती ने स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर लिया था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि शुद्धता लगभग 100% थी, भी एक सर्वोच्च अस्तित्व था। लिन युआन ने पहले सोचा था कि झो लुओ को आयरन बोन इगुआना की गर्दन पर सार्कोमा का कारण नहीं पता था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झो लुओ इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता होगा। हाँ, मेरे पास कुछ स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती हैं जिनमें झुलसाने वाले मौलिक शंख द्वारा उत्पादित अग्नि तत्व ऊर्जा है। जब फ्रीजिंग कोल्ड ने देखा कि परचेज विद नो लॉस स्टोर के मालिक ने झो लुओ को डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली दी है, तो वह यह सोचकर खुद को रोक नहीं पाया कि स्टोर सरल नहीं था। आखिर कौन जानता था कि स्टोर के मालिक के पास यह कांस्य महाकाव्य डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली पहले से ही संयोग से थी। हालांकि
स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती के निर्माण के लिए आवश्यक आत्मा क्यूई की एकाग्रता केवल कक्षा 4 सृजन मास्टर्स और उससे ऊपर के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब यह भी था कि इस एक स्टार वेब स्टोर के पीछे कम से कम क्लास 4 क्रिएशन मास्टर होना चाहिए। फ्रीजिंग कोल्ड को इस बात से आश्चर्य हुआ कि परचेज विद नो लॉस स्टोर का मालिक वास्तव में इस विकृत छिपकली को एक दुर्लभ स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती के साथ बचाने के लिए तैयार था। उसके मन में हमेशा से ही विशाल कुल्हाड़ी भाड़े के सैनिकों के लिए गहरी भावनाएं थीं। अन्यथा वह उनके प्रति वफादारी की शपथ लेने को तैयार नहीं होता। हालांकि वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि यदि उसने इच्छा शक्ति ऋण के साथ विशाल कुल्हाड़ी भाड़े के सैनिकों के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं ली होती, तो क्या अब सारी अच्छी चीजें उसकी होती? उस समय लिन युआन की सफेद कपड़े पहने अनुयायियों की पहली भर्ती भी समाप्त मानी गई थी। उसने इस बार सिर्फ झो लुओ को ही भर्ती किया था और झो लुओ की ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी। हालांकि उसके आयरन बोन इगुआना द्वारा अपने उत्परिवर्तन को पूरा करने के लिए मौलिक मोतियों से शुद्ध अग्नि तत्व ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद उसे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। जब उसकी गर्दन पर सार्कोमा पूरी तरह से उत्परिवर्तित हो गया और एक नया रोग आया, तो झोउ लुओ पूरी तरह से आयरन बोन इगुआना द्वारा अर्जित संसाधनों पर भरोसा कर सकता था, ताकि वह डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली को पाल सके और लिन युआन की कोई चिंता न करे। लिन युआन ने मुड़कर लियू जी से कहा, बड़े भाई लियू, झो लुओ अब से आपके अधीन पहला योद्धा होगा। यह सुनकर लियू जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, इसे मुझ पर छोड़ दो। इस अवधि के दौरान यह कहा जा सकता है कि लियू जी हवेली में सभी पर नजर रख रहा था और लगातार स्काई सिटी में व्यस्त था, लेकिन उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। अब वह आखिरकार स्काई सिटी और लिन युआन के लिए अपना काम करने की जिम्मेदारी ले सकता था। लिन युआन ने अपनी नजर फ्रीजिंग कोल्ड की ओर घुमाई और कहा, हम जा रहे हैं, क्या तुम अब भी इस स्टोर में घूमना चाहते हो? जैसे ही उसने यह बात कही, लिन युआन ने अपने स्टार वेब स्टोर का प्रवेश द्वार खोल दिया। जैसे ही फ्रीजिंग कोल्ड थोड़ा शर्मिंदा हुआ और कुछ बोलना चाहा, उसने देखा कि बहुत सारे लोग अचानक स्टोर में आ गए और वह उनमें से दो को जानता था। ये दो लोग असली बड़े लोग थे। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि जब उसने प्रवेश द्वार खोला तो एक साथ 30 से ज्यादा लोग अंदर आ गए। उसने पाया कि इन 30 लोगों में से लगभग सभी फैन क्लब से थे। उन्हें तुरंत पता चल गया कि हिंसक स्वभाव वाली महिला को फैन क्लब को बता देना चाहिए था कि उसने उसे स्टोर के सामने देखा था। लिन युआन ने अपने परचेज विद नो लॉस स्टोर के फैन क्लब में यथासंभव अधिक से अधिक समय बिताया, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि 30 से अधिक बड़ी हस्तियां उसके स्टार वेब स्टोर में आएंगी। जो लुओ, जो आश्चर्य और उत्साह में था, स्टार वेब से लॉग ऑन ऑफ करने और सहमति के अनुसार रॉयल कैपिटल जाने के लिए तैयार था। अप्रत्याशित रूप से जब वह सुखद आश्चर्य से उभरा, तो वह अचानक इतने सारे लोगों को देखकर थोड़ा भ्रमित हुआ। क्या वह बहुत अधिक सुखद आश्चर्य के कारण अपनी याददाश्त खो बैठा था? तभी झोलुओ ने एक दयालु आवाज सुनी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने तुम्हें एक दिन बाद फिर से देखा बच्चे। यह आवाज सुनकर झोलुओ मुड़ा। पहले तो वह हैरान हुआ, फिर जल्दी से सलामी दी और कहा, मास्टर डुआन ली, मुझे आपसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। बूढ़ी औरत, जिसे मास्टर डुआन ली कहा जाता था, ने भी झोलू को कुछ आश्चर्य से देखा। वह अनुमान लगा रही थी कि झोलू इस खरीदारी के साथ कोई नुकसान नहीं स्टोर में क्यों दिखाई दिया। जब वह स्टोर में दाखिल हुई तो उसे झोलुओं की मौजूदगी का पता चला। क्या उसका इस स्टोर से कोई संबंध था? उसके तुरंत बाद मास्टर डुआनली ने इस विचार को खारिज कर दिया। अगर झोलुओं का वास्तव में इस स्टार वेब स्टोर से संबंध होता, तो उसका मुख्य फे ऐसा आयरन बोन इगुआना नहीं होता। झोलुओं को रोंगटे खड़े होने का एहसास हुआ जब मास्टर डुआन ली ने उसका आंकलन किया। वह कब से इस लायक हो गया कि एक इंटरमीडिएट क्लास 4 क्रिएशन मास्टर उसके बारे में इतने सारे विचार खर्च करे। झोलुओं ने जल्दी से एक विषय ढूंढा और कहा, धन्यवाद मास्टर डुआन ली, अपने अनुचर शूरवीर को मुझे कुछ सलाह देने देने के लिए। आर्डर डुआन ली ने झोलुओं के कंधे को थपथपाया और जवाब दिया, आपका परी आकर्षण छिपकली प्रजाति के परियों की ओर है और उनमें से अधिकांश हमला करने में बेहतर हैं। आप पहले एक कांस्य दोष रहित शक्ति आक्रमण प्रकार छिपकली प्रजाति फय को ढूंढ सकते हैं और अनुबंध कर सकते हैं, और बाद में जब आपके पास संसाधन होंगे तो अधिक नए फय को पोषित कर सकते हैं
झो लुओ ने कृतज्ञता से मास्टर डुआन ली की ओर देखा। वह जानता था कि वह उससे कहना चाहती थी कि वह अपने आयरन बोन इगुआना का पालन पोषण करना बंद कर दे। जब तक यह अपना उत्परिवर्तन पूरा नहीं कर लेता, तब तक न केवल इसमें थोड़ी सी भी क्षमता नहीं होगी, बल्कि यह इसकी लड़ाकू शक्ति को भी प्रभावित करेगा। हालांकि चूंकि आयरन बोन इगुआना का उत्परिवर्तन हल हो गया था, झो लुओ ने एक अजीब मुखौटा पहने हुए युवक को देखा, जो कुछ ही दूरी पर भीड़ से घिरा हुआ था। लंबे समय तक उसने मास्टर डुआनली से कहा, मास्टर, मेरे आयरन बोन इगुआना की उत्परिवर्तन समस्या हल हो गई है। मास्टर डुआनली के दयालु चेहरे पर एक अजीब सा आश्चर्य झलक उठा। उसने भी झो लुओ की नजरों के साथ दूर तक देखा और उसकी नजर अजीब मुखौटा पहने हुए युवक पर पड़ी। कल झो लुओ को अपने आयरन बोन इगुआना की उत्परिवर्तन समस्या के बारे में पता चला था, लेकिन अब यह हल हो गई थी और यह इस छोटी सी दुकान में थी। इसका कारण स्वतः स्पष्ट था। लिन युआन को लगा कि वह इन दिग्गजों द्वारा खाली कर दिया जाएगा। वे जो फूल ब्रोकेड मोती खरीदना चाहते थे, उनकी संख्या 200 थी और अभी भी दिग्गजों का एक नया समूह उसके साथ व्यापार करने के लिए बार बार आवेदन कर रहा था। उनमें से लिन युआन ने पाया कि जिसे सबसे अधिक संख्या में फूल ब्रोकेड मोती की आवश्यकता थी, वह क्रिएशन मास्टर्स नहीं थे। इसका मतलब यह था कि इन सृजन मास्टरों को, जिन्हें ब्रोकेड मोतियों की बहुत जरूरत थी, या तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा गुट था, या वे केवल माल का एक समूह जमा करना चाहते थे, बाजार में मांग होने पर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचना चाहते थे और बिचौलिया बनकर खुशी खुशी मूल्य अंतर कमा लेना चाहते थे। लिन युआन ने इन लोगों को जिन फ्लावर ब्रोकेड मोतियों की जरूरत थी, उनका व्यापार करने का वादा नहीं किया। चूंकि वह फैन क्लब के कनेक्शन की ताकत को मजबूत करना चाहता था, इसलिए सबसे अच्छा तरीका था कि हर बार समूह कल्याण की नीलामी आयोजित की जाए। दुर्लभ चीजें बहुत महंगी थीं। इन सीमित संसाधनों से निपटने के लिए एक समय में एक व्यक्ति को संतुष्ट करना ही सबसे अच्छा विकल्प था। लिन युआन ने लियू जी को आंख मारी, जो बगल में खड़ा था, यह संकेत देते हुए कि लियू जी बाद में उसके साथ चले जाएंगे। फिर उसने अपने बगल में बैठे बड़े लोगों के समूह से बात की। परिषद, अगर कोई बात हो तो हर कोई मुझे कर सकता है, या ग्रुप में मुझे निजी संदेश भेज सकता है। समय समय पर ग्रुप वेलफेयर होता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि हर कोई समझदारी से बोली लगाएगा। उस समय लिन युआन के बगल में खड़ी एक लंबी महिला ने छेड़खानी करते हुए कहा, मास्टर एडमिन, आप अपने समूह के कल्याण के लिए हमेशा फूल ब्रोकेड मोती होने का इरादा नहीं रखते हैं, है ना? यह बहुत उबाऊ होगा। जैसे ही यह महिला बोल रही थी, लिन युआन सहित सभी बड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लिन युआन ने सोचा, हे भगवान, क्या यह कठोरता पर काबू पाने के लिए प्रसिद्ध अभिनय है? लिन युआन ने अपना गला साफ किया और सख्ती से जवाब दिया, चूंकि आपको लगता है कि यह उबाऊ है, इसलिए हम कुछ और पहन लेंगे। अगला समूह कल्याण 10 स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती होगा, जो स्कॉर्चिंग एलिमेंटल शेलफिश से उत्पादित होगा। ऐसा कहने के बाद लिन युआन और लियू जी ने एक दूसरे को देखा और एक साथ स्टार वेब स्टोर से बाहर निकल गए। उस तेज दर्रार और लंबी महिला के चेहरे पर निराशा की झलक दिखाई दी। क्या मेरा मजाक उड़ाया गया है? किसी की ऐसी हिम्मत कैसे हुई? मैं एक ऐसी महिला हूं जिसने 32 पतियों, 16 प्रेमियों, 27 पुरुष मित्रों और 81 संदिग्ध रिश्तों वाले पुरुषों की हत्या की है। लिन युआन के शब्दों ने परचेज विद नो लॉस स्टोर के बड़े लोगों को हल्ला मचा दिया। अगला समूह कल्याण 10 स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती निकला। हालांकि यदन स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती सभी अग्नि प्रकार के मौलिक मोती थे, जो झुलसाने वाले मौलिक शेलफिश द्वारा उत्पादित किए गए थे, उसी शुद्धता के किसी भी प्रकार के मौलिक मोती का आदान प्रदान किया जा सकता था। जब तक खबर स्टार वेब पर पोस्ट की जाती, तब तक इसके लिए अगला घर ढूंढना बहुत आसान होता। स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती और पुष्प ब्रोकेड मोती समान स्तर पर नहीं थे। इस बार स्टार वेब स्टोर के अंदर ग्रुप एडमिन को फंसाने के वास्तव में ऐसे अप्रत्याशित लाभ थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा अधिक बार करने से समूह कल्याण को बहुत लाभ हुआ। कई लोगों ने सोचा कि लिन युआन ने समझदारी से बोली लगाने के बारे में क्या कहा था, और उन्होंने कोसा, आपके लिए यह कहना आसान है। एक स्वर्गीय युवती श्रेणी का मौलिक मोती लोगों को पागल करने के लिए पर्याप्त है। अगर आप एक साथ उनमें से 10 निकाल लें तो हम समझदार कैसे हो सकते हैं? यदि हम 10 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों के सामने समझदार हो सकते हैं, तो यह वास्तव में बहुत तर्कहीन है। कुछ ही समय बाद जब लिन युआन के स्टार वेब स्टोर के बड़े लोग चले गए, तो सभी उत्सुक थे। जाहिर तौर पर
उन 10 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों को पाने के लिए दृढ़ थे। दुकान में केवल फ्रीजिंग कोल्ड ही बचा था, जो कमजोरी, दयनीयता और असहायता से कांप रहा था। लिन युआन ने स्टार वेब से लॉग ऑन ऑफ करने के बाद विचार किया। परचेज विद नो लॉस स्टोर की वर्तमान लोकप्रियता को देखते हुए सफेद कपड़े पहने अनुयायियों की योजना को पूरा करना और राजा श्रेणी के विशेषज्ञों की भर्ती करना थोड़ा कठिन है। यही कारण था कि लिन युआन समूह कल्याण नीलामी के लिए 10 स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती निकालने के लिए तैयार थी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि यह मामला स्टार वेब तक फैल सके और उनके परचेज विद नो लॉस स्टोर की लोकप्रियता बढ़ सके। लिन युआन भी फूल ब्रोकेड मोती की तरह अंधे व्यापार के माध्यम से स्टार वेब पर स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती बेचने के लिए तैयार नहीं थी। उसके लिए ब्लाइंड ट्रेड अब उसके परचेज विद नो लॉस स्टोर के फैन क्लब में प्रवेश करने की दहलीज थी। आखिरकार उसे बेहतर लाभ प्राप्त करना था ताकि वह उनका आनंद ले सके। लहरों से टकराते एक विशाल द्वीप पर दिन में भी एक चमकदार रोशनी उठ रही थी, जो द्वीप की भूमि से आ रही थी, जो विभिन्न रत्नों से भरी हुई थी। इस भूमि पर विभिन्न रत्न जड़ित 8 अलग अलग ऊंची मीनारें खड़ी थीं। प्रत्येक नुकीली मीनार के सामने 32 गायक जमीन पर घुटनों के बल बैठकर धीमे स्वर में मंत्रोच्चार कर रहे थे। उनके आगे एक मुख्य गायक पवित्र गीत गा रहा था। 8 अलग अलग तीखे टावरों के ऊपर एक पुल बनाया गया था। जहां 8 पुल मिलते थे, वहां हवा में एक तैरता हुआ बगीचा बनाया गया था। तैरते हुए बगीचे में कई अजीब और गरीब आकार की मोम की आकृतियां थीं, जो अधूरी थीं और थोड़ी बहुत क्षतिग्रस्त भी थीं। कुछ मोम की आकृतियां तो पूरी तरह क्षतिग्रस्त भी थीं। हालांकि इन मोम की मूर्तियों में किसी प्रकार के कानून अंकित प्रतीत होते थे। अधिकांश मोम की आकृतियां परी की थीं और निश्चित रूप से कुछ मनुष्य भी थे। हर मोम की मूर्ति के बगल में एक छोटा सा फव्वारा था। फव्वारे से निकलने वाला साफ पानी मोम की मूर्ति पर गिरता था, जिससे मोम की मूर्ति का रंग और भी चमकीला हो जाता था, जिससे उस कानून की आभा और भी मजबूत हो जाती थी। मोम की आकृति में कानून क्षण भर के लिए और अधिक मजबूत हो गया, मानो इन कानूनों की आभा मोम की आकृतियों से छिटक कर स्वच्छ जल की बौछारों में समा गई हो। ये साफ पानी की छींटें फव्वारे पर गिरीं और यह चक्र दोहराया गया। तैरते हुए बगीचे के बीच में एक बहुत बड़ी गोल मेज थी, जिसके बगल में जोड़े में 8 सीटें रखी गई थीं और वे सभी बराबरी पर थीं। उस समय हर सीट पर एक आकृति बैठी हुई थी और ये 8 आकृतियां अलग-अलग थीं। सभी में राक्षसी शक्ति थी, लेकिन अब बाकी सातों की शक्ति उनमें से एक पर केंद्रित थी। जिस व्यक्ति की ओर उन्होंने इशारा किया, उसके कंधे तक लंबे सुनहरे बाल थे। आंखें कसकर बंद थीं और चेहरा गंभीर था। लंबे सुनहरे बालों वाली इस महिला ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अपनी सुनहरी पुतलियां दिखाईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सुनहरी पुतलियों में एक के बाद एक युद्ध चल रहा हो। युद्ध की चमक और दुखद हार ने उसकी आंखों में कोई भावना नहीं जगाई। उसकी सुनहरी पुतलियां बिना किसी भावना के अन्य 7 आकृतियों की ओर देख रही थीं और एक दयापूर्ण तथा उपहासपूर्ण आवाज गूंज रही थी। आपने मिलकर जो निर्णय लिया है, वह युद्ध के टॉवर को लागू करने की मेरी योजना के अलावा और कुछ नहीं है। चेंगवू की बात करें तो रेडियंस फेडरेशन में इस मोल को थर्ड पेज इटर्नल सिंह द्वारा दफना दिया गया था। उसने न केवल कोई उद्देश्य पूरा नहीं किया, बल्कि उसने उन्हें तर्क भी कर दिया और मेरी योजनाओं को विफल कर दिया। 7वें पेज वॉर ने कहा कि ये मेरे हंसी के ढेर सुनाई दिए। 7वें पेज वॉर चैंगू द्वारा अपनी पहचान उजागर करने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे इसमें मत लाओ। ओखली आंखों वाली छोटे बालों वाली महिला बोल रही थी। हालांकि उसकी खाली आंखों में आंखों वाली छोटे बालों वाली खोखली आंखों वाली छोटे बालों वाली महिला बोल रही खोखली आंखों वाली छोटे बालों वाली महिला बोल रही थी। हालांकि उसकी खाली आंखों में कभी कभी चमकने वाली रोशनी में दुनिया की सारी बुराई समाहित थी। 7वें पेज वॉर ने इस छोटे बालों वाली महिला को देखा और उसके शब्दों को अनदेखा करते हुए कहा, मैं तुरंत जाऊंगा और रेडियंस फेडरेशन से उस पवित्र स्रोत जीवन रूप को वापस लाऊंगा। जैसे ही खोखली आंखों वाली छोटे बालों वाली महिला कुछ कहने वाली थी, एक सुखद प्यारे से युवा लड़के की आवाज सुनाई दी। हालांकि यह आवाज एक अजीब मांस के विशाल ढेर से आ रही थी। बहन थर्ड पेज, तुम्हारा मुंह बहुत गंदा है। मैं यहां से इसकी गंध सूंघ सकता हूं। अगर तुम दूसरों को निशाना नहीं बनाओगी तो क्या यह तुम्हें मार देगा?
यह अत्यंत मासूम आवाज इन शब्दों को ऐसे बोल रही थी मानो वे सत्य हों, जिससे किसी को भी विश्वास हो जाए। छोटे बालों वाली महिला की खोखली आंखों में शैतानी रोशनी लगातार टिमटिमा रही थी और वह एक नाजुक हंसी के साथ बोल रही थी। 5वां पेज ट्रुथ। तुम हमेशा पूरे दिन सड़े हुए मांस की एक परत में रहते हो। क्या तुम बदबू को सूंघ भी सकते हो? तुम मुझे इस सड़े हुए मांस से एक छोटा सा काला घर क्यों नहीं बनाने देते, जो तुम्हें हमेशा के लिए फंसा देगा? छोटे बालों वाली महिला के चेहरे पर गंभीर भाव थे, जिससे उसकी नाजुक आकृति डरावनी लग रही थी। उस समय हल्की खांसी ने तीसरे पृष्ठ शाश्वत पाप और 5वें पृष्ठ सत्य को तुरंत कठोर बना दिया। मोटे लेंस पहने और पड़ोस की लड़की जैसी दिखने वाली एक युवा लड़की खड़ी हुई और मानो मंत्रोच्चार करते हुए बोली, रेडियंस फेडरेशन में मेरे माली कोंजैक के बीजों द्वारा परजीवी प्राणी 7वें पेज युद्ध के साथ सहयोग में कार्य कर सकते हैं। 7th पेज वॉर की आवाज में थोड़ी घृणा थी, जिसमें दया और उपहास था। 2nd पेज रिवाइवल, मुझे अपने कामों में तुम्हारा सहयोग नहीं चाहिए। पड़ोस की लड़की जैसी लड़की ने कुछ खींच के साथ 7वें पेज के युद्ध की ओर देखा और उसका गायन स्वर अचानक बदल गया, जैसे कि वह कोई शोक गीत गा रही हो। मुझे यह भी डर है कि 7वें पेज के युद्ध की घंटी और रेडियंस युद्ध रथ को फिर से चंद्र महारानी द्वारा तोड़ दिया जाएगा। ऐसा बोलते हुए पड़ोस की लड़की जैसी लड़की को अचानक एहसास हुआ, वैसे मैं भूल गया। 7th पेज वॉर के पवित्र स्रोत जीवन रूप फॉर नेल एंड रेडियंस वॉर चैरियट पहले ही आगे बढ़ चुके हैं। 7th पेज वॉर अकेले ही रेडियंस फेडरेशन से उस पवित्र स्रोत जीवन रूप को वापस ले लेगा। ऐसा कहने के बाद 2nd पेज रिवाइवल ने विषय बदल दिया और 3rd पेज इटर्नल सिन के बगल में मुड़े हुए सांप जैसी मुद्रा में बैठे उदास आदमी से कहा, आसमान के बगीचे में उन 300 मोम की मूर्तियों में कानून पहले से ही सफाई वसंत द्वारा साफ किए जा रहे हैं। मोम की मूर्तियों के नए बैच के लिए सामग्री तैयार है। 8वें पेज एपोप्टोसिस, आपको जल्द से जल्द मोम की मूर्तियों का नया बैच तैयार कर लेना चाहिए। सांप की तरह मुड़ा हुआ बैठा उदास आदमी कंधे उचकाता हुआ और उसके चेहरे पर एक घबराहट भरी मुस्कान आ गई। हालांकि उसने कोई हंसी नहीं निकाली, उसका मुंह खुला हुआ था और उसने चुपचाप जवाब दिया, ठीक है। लिन युआन वर्तमान में हॉल में पानी के गैंडे के चमड़े के सोफे पर बैठे हुए अपने सेल फोन को देख रहे थे। कुछ देर बाद अंधे व्यापार से अपने लाभ की जांच करने के लिए स्टार वेब पर लॉग इन करने के लिए तैयार थे। साथ ही समूह कल्याण के लिए 30 फूल ब्रोकेड मोती की नीलामी भी कर रहे थे। उसने अपने सेल फोन पर ऑफलाइन फोरम खोला, जिस पर वह कुछ समय से नहीं गया था, और पाया कि उस मूर्ख ऑनलाइन मित्र ने, जिसे घोस्ट शैडो ब्रिस्टल स्पाइडर ने काट लिया था, उसे एक संदेश भेजा था। तुम्हारे जैसे लोग निश्चित रूप से फय अवलोकन और आध्यात्मिक घटक विश्लेषण परीक्षाओं में असफल होंगे। जब लिन युआन ने यह संदेश देखा तो उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। पिछली बार मैंने क्या संदेश भेजा था? मुझे ऐसा भयंकर श्राप क्यों मिला? लिन युआन ने कुछ देर सोचा और पाया कि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। हालांकि वह इस बात से सहमत नहीं था कि उसने कहा था कि वह उन्हें फेल कर देगा। जब उन्होंने क्रिएशन मास्टर की परीक्षा दी थी तो उन्हें फेय अवलोकन और आध्यात्मिक घटक विश्लेषण दोनों में 100 अंक मिले थे। हालांकि उस समय वह जीनियस पर निर्भर था, लेकिन वह अक्सर उसका टूल ट्रांसफॉर्मेशन मुखौटा पहनता था और उससे सीखे गए ज्ञान को साझा करता था। उसने उस ज्ञान को अस्पष्ट रूप से एकीकृत किया था, इसलिए वह उन दोनों को विफल नहीं कर सका। इस दौरान वह कुछ ऐसे ज्ञान को भी सीख रहा था जो एक उच्च श्रेणी के सृजन गुरु के लिए आवश्यक था। उसने जानबूझकर अध्ययन करने की आदत विकसित की और भले ही वह व्यस्त था, उसे हर दिन कुछ नया सीखना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब सीखा हुआ ज्ञान लंबे समय तक उसके मस्तिष्क में रहता था तो वह एक अनुभव बन जाता था। थोड़ी देर सोचने के बाद लिन युआन ने इस ऑनलाइन मित्र को उत्तर दिया, मैं आध्यात्मिक घटक विश्लेषण और भय अवलोकन के बारे में कुछ भी न जानते हुए भी पास हो सकता हूं। लिन युआन ने पाया कि कुछ ही देर में इस ऑनलाइन मित्र ने जवाब दे दिया, यह कैसे संभव है? आप सभी का अनुमान लगा सकते हैं। जब लिन युआन ने यह उत्तर देखा तो उसने उसे उत्तर दिया, वैसे भी चाहे वह आध्यात्मिक घटक विश्लेषण हो या फिर अवलोकन, बहुविकल्पीय प्रश्न 60 अंकों के हैं। इसके अलावा मेरे पास सुनने का अच्छा कौशल है, इसलिए मैं अन्य लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सुन सकता हूं। फिर आपने बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर कैसे सुने? आप BCD में से कैसे चुनेंगे? लिन युआन ने बिना सोचे समझे जवाब दिया, 3 स्ट्रोक है, C 1 स्ट्रोक है, जबकि B और D 2 स्ट्रोक हैं। हालांकि D को B से ज्यादा तेजी से लिखा जाता है। लिन युआन के जवाब देने के बाद उसने देखा कि इस ऑनलाइन दोस्त, जिसे घोस्ट शैडो ब्रिस्टल स्पाइडर ने काट लिया था, ने 6 अंक भेजे थे और जवाब दिया, मैं अगली परीक्षा में इसकी कोशिश करूंगा। यह लिखने के बाद उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। लिन युआन थोड़ा हैरान था कि कोई ऐसे शब्दों पर विश्वास करेगा।
यदि आप परीक्षा कक्ष में लिख रहे बहुत से लोगों के बीच किसी विशिष्ट व्यक्ति की आवाज सुन सकते हैं, तो आप सचमुच भगवान हैं। भले ही आप स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हों, लेकिन यदि आपके सामने वाला व्यक्ति बहुविकल्पीय प्रश्नों के सभी उत्तर गलत देता है, तो यह वास्तव में एक मानवीय त्रासदी है। लिन युआन को लगा कि यह ऑनलाइन दोस्त बाद में उसे कोसेगा, इसलिए उसने इस ऑनलाइन दोस्त को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया। उसे लगा कि वह सावधानी बरतने के लिए बहुत होशियार है। इस समय एक बड़ी हवेली में एक छोटे बालों वाली लड़की एक कलम पकड़े हुए एक छोटी सी किताब में लिख रही थी। ए 3 स्ट्रोक है, सी 1 स्ट्रोक है, बी और डी 2 स्ट्रोक हैं, और डी बी की तुलना में तेजी से लिखा जाता है। लेखन समाप्त करने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि आध्यात्मिक घटक विश्लेषण पाठ्यक्रम और फेय अवलोकन पाठ्यक्रम, जिनकी वह गंभीरता से समीक्षा कर रही थीं, कुछ हद तक आंखों में खटक रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही छोटे बालों वाली लड़की दरवाजा खोलने वाली थी, उसने देखा कि कोई अंदर घुस रहा है, और उसने तुरंत गुस्से से कहा, पिताजी, आप फिर से मुझे पढ़ते हुए क्यों देखने आए हैं? अधेड़ उम्र के आदमी ने, जिसके हाथ में कुछ कपड़े थे, कुछ छल्लाहट के साथ कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें खाने ले जाने के लिए कहा है। मैं तुम्हें पढ़ते हुए कैसे देख सकता हूं? तुम्हारी पढ़ाई पर नजर रखना तुम्हारी माँ का काम है। मैं सिर्फ कमाने और परिवार का भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदार हूं। छोटे बालों वाली लड़की अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक पाई। मुझे साल में 800 बार मेरी माँ से डांट खानी पड़ती है, और कम से कम 750 बार तो तुमने मुझे मुखबिर बना दिया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति 800 बार तुम्हें डांटा गया। उनमें से 60 बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपनी माँ के सामने टोपी नहीं पहनी थी। मैं कोई मुखबिरी नहीं कर रहा हूं। जैसे ही छोटे बालों वाली लड़की ने अधेड़ उम्र के आदमी के हाथ में छोटी भौंरे वाली टोपी देखी, वह तुरंत क्रोधित हो गई और अपने छोटे बालों की ओर इशारा करते हुए बोली, पिताजी, भूत छाया ब्रिस्टल स्पाइडर के विष सी बहुत पहले ही हटा दिए गए हैं। मेरे बाल भी बढ़ गए हैं। मैं क्या एक निगण कर मैं गंजा नहीं हूं। मुझे अब टोपी मत दो। छोटे बालों वाली लड़की ने अचानक रहस्यमय तरीके से कहा, पिताजी, क्या आपको स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती की जरूरत नहीं है? मैं उन्हें ला सकती हूं, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप कभी भी मां को मेरे बारे में नहीं बताएंगे। जब अधेड़ उम्र के आदमी ने यह सुना, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। प्रियतम सर्वश्रेष्ठ हैं। मुझे खुशी है कि आपके मन में यह विचार आया। छोटे बालों वाली लड़की खुद को असहाय महसूस कर रही थी। पिताजी, मैं 16 साल का हूं। मैं अब बच्चा नहीं रहा। अधेड़ उम्र के आदमी ने प्यार से किताबें मेज पर रख दीं और कहा, डार्लिंग, बड़ी हो गई है। तुम्हें पता है कि पापा को कैसे खुश करना है। छोटे बालों वाली लड़की को केवल यही महसूस हुआ कि कितना अच्छा होगा अगर भूत छाया ब्रिस्टल स्पाइडर द्वारा काट लिया जाए, ताकि उसे इस क्रोध से पीड़ित न होना पड़े। युआन ने स्टार वेब पर लॉग इन किया और 10 फ्लावर ब्रॉकेट मोतियों के ब्लाइंड ट्रेड से होने वाले लाभ की जांच की। पहली नजर में, भले ही उसके दिल में पहले से ही उम्मीदें थीं, फिर भी वह हैरान रह गया। उसे मिलने वाली मध्यम श्रेणी की अजीब लपटों की संख्या 440 तक पहुंच गई थी। इससे पहले उन्होंने 100 मध्यम श्रेणी की अजीब लपटों के बदले में 10 फूल ब्रॉकेट मोती का इस्तेमाल किया था, और कीमत भी बाजार मूल्य से अधिक थी। हालांकि नीलाम किए गए फूल ब्रॉकेट मोती की कीमत वास्तव में पिछले बाजार मूल्य से 4 गुना अधिक थी, जिससे लिन युआन को लीक काटने से जिनसेंग मिलने का एहसास हुआ। लिन युआन ने जानबूझकर यह खबर फैलाई थी कि अगला फैन क्लब कल्याण उसके स्टार वेब स्टोर में 10 स्वर्गीय युवती ग्रेड मौलिक मोती होगा। उस समय अंधा व्यापार अभी शुरू ही हुआ था। यह अज्ञात था कि इन 440 मध्य श्रेणी की अजीब लपटों में से कितनी स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोतियों द्वारा खींची गई थीं। इस अंधे व्यापार के अंत के बाद लिन युआन के प्रशंसक क्लब में 10 और बड़े लोग शामिल हो गए। नए सदस्यों के जुड़ने से प्रशंसक क्लब और भी अधिक जीवंत हो गया। समूह कल्याण में 30 फूल ब्रॉकेट मोती ने लिन युआन को बहुत सारी दुर्लभ सामग्री हासिल करने की अनुमति दी। लिन युआन को अपने गुट स्काई सिटी का निर्माण करने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता थी, वे इतने सरल नहीं हो सकते थे। समूह कल्याण नीलामी के माध्यम से प्राप्त संसाधनों की बदौलत वह अधिक दुर्लभ संसाधन प्राप्त कर सकता था। हर बार जब समूह के बड़े लोग कीमत बढ़ाते थे, तो यह स्क्रीनिंग के बराबर होता था। कीमत बढ़ाने के कई दौर के बाद
यह सुनिश्चित हो सकता था कि लिन युआन के हाथों में जो संसाधन आए थे वे बिल्कुल उच्च गुणवत्ता वाले थे। लिन युआन का इरादा इन संसाधनों को प्लैटिनम फेस स्टोरेज बॉक्स में जमा करने का था। वह इसे इस साल जून में हैच होने के बाद फ्लोटिंग आइलैंड व्हेल की पीठ पर स्काई सिटी बनाने की तैयारी में बचाकर रखेगा। लिन युआन ने चुपचाप स्कॉचिंग एलिमेंटल शेलफिश से उत्पादित 10 स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोती को अपने फैन क्लब में प्रदर्शन के लिए रख दिया। उनका इरादा समूह कल्याण के रूप में प्रदर्शन पर रखे गए 10 स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोतियों की नीलामी के लिए बाद में एक समय चुनने का था। यह उनके वादे की पूर्ति भी थी। फिर लिन युआन ने स्टार वेब से लॉग आउट किया और हमेशा की तरह जीनियस टूल ट्रांसफॉर्मेशन चश्मा पहन लिया। उसने क्रिएशन मास्टर्स के बारे में किताबें पढ़नी शुरू कर दी और उन्हें पढ़ने के लिए जीनियस टूल ट्रांसफॉर्मेशन चश्मा पहनकर लिन युआन बहुत स्पष्ट रूप से ज्ञान को अपने दिमाग में अंकित कर सकता था। यद्यपि लिन युआन अपने टूल ट्रांसफॉर्मेशन चश्मे के साथ जीनियस की अवधारण स्मृति तक नहीं पहुंच सका, फिर भी वह आमतौर पर इसे याद रख सकता था जब तक कि वह इसे 3 बार पढ़ता। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, ऐसा लगा जैसे उसके मन में एक बोध स्पष्ट होता गया, जैसे सारा ज्ञान आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। हालांकि जैसे जैसे यह बोध स्पष्ट होता गया, लिन युआन ने पाया कि इसमें अस्पष्टता की एक परत थी। लिन युआन ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वह इसे सीधे तौर पर नहीं बता सका। इस पर दुखी होने के बजाय वह बहुत खुश था। लिन युआन को अब अपने दिल में स्पष्ट और स्पष्ट हो रहे एपिफनी के आधार पर पता था कि अगर इसे इच्छा शक्ति ऋण में संघनित किया जाए तो इसे ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यह इच्छा शक्ति ऋण संभवतः जीनियस के लिए उपयुक्त होगा। लगातार कई दिनों तक लिन युआन ने खुद को अपने कमरे में बंद रखा और किताबें पढ़ता रहा। हालांकि उसे कोई एहसास नहीं हुआ, जिससे उसने किताबों में सिर गड़ाने का इरादा छोड़ दिया। वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका। इच्छा शक्ति के ऋण को मजबूर नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ दिनों में लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी ऑनलाइन संसाधनों को आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा लूट लिया गया था और वे पूरी तरह से खाली शेल्फ में बदल गए थे। लिसन अभी भी कोई बड़ा काम करने के लिए उत्सुक नहीं था। इसके बजाय वह पूरी तरह से जेड टेक्सचर्ड पाउडर से बनी कुछ और वस्तुओं को इकट्ठा करने और लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापार के मार्ग को नया आकार देने के लिए तैयार था। उसी समय लिसन भी फी कियांग को एक जासूस के रूप में इस्तेमाल कर रहा था ताकि वह चुपके से ऑनलाइन और ऑफलाइन संसाधनों को थोड़ा थोड़ा करके खा सके, जिसे आयरन वॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने छोड़ दिया था। किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए चरम विकास का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह हर प्रकार के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखे तथा सभी अंतर्संबंधित क्षेत्रों में एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण करे। जो लुओ भी पिछले कुछ दिनों में शाही राजधानी में आ गया था। उसने इच्छा शक्ति ऋण के साथ लिन युआन के प्रति निष्ठा की शपथ ली और उसका सेवक बन गया। उसी समय जब लिन युआन ने उसे 5 स्वर्गीय युवती श्रेणी के मौलिक मोती दिए, तो झो लुओ के आयरन बोन इग्वाना का दूसरा अग्नि प्रकार का सिर आखिरकार विकसित हो गया। इस नए विकसित सिर ने पृथ्वी प्रकार के आयरन बोन इग्वाना के शरीर में अग्नि प्रकार की ऊर्जा को सक्रिय कर दिया और अग्नि प्रकार और पृथ्वी प्रकार की ऊर्जा आपस में मिलकर जलते हुए गर्म लावा में बदल गई। तत्वों के ऐसे संलयन के तहत आयरन बोन इग्वाना भी लावा इग्वाना में बदल गया। लिन युआन ने झो लुओ को कांस्य महाकाव्य छिपकली प्रजाति के परी डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली से भी अनुबंध करने दिया था, जिससे उसकी ड्रैगन प्रजाति की रक्त रेखा सक्रिय हो गई थी। आयामी दरार की सक्रिय अवधि से पहले अब केवल कुछ दिन बचे थे, इसलिए लिन युआन को लगा कि इंडिगो एज्योर सिटी जाने का समय आ गया है। वह अब तटीय संसाधनों की स्थिति की जांच करना चाहता था, जिसे झेंग परिवार लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जब्त करना चाहता था। पहले तो उसने इस बार एंडलेस समर को इंडिगो एजियोर सिटी तक आने नहीं दिया। उसका इरादा सिर्फ लियूजी, मदर ऑफ ब्लड बैथ, भर्ती किए गए झो लुओ और लिसन को साथ लेकर थोड़ा अन्वेषण करने का था। हालांकि जब लिन युआन को पता चला कि एंडलेस समर ने लिसन की रक्षा करते हुए एक शीर्ष राजा श्रेणी के विशेषज्ञ को मार दिया था, तो उसने फैसला किया कि इंडिगो एजियोर सिटी की इस यात्रा पर अपने स्वयं के पथ रक्षक रक्तबीज की मां के अलावा एंडलेस समर को भी साथ लाना सुरक्षित होगा। आखिरकार इंडिगो एजियोर सिटी झेंग परिवार के गुट का गढ़ था। अगली सुबह लिन युआन ने प्लैटिनम फ्लाइंग फे लॉन्ग बैक्ड स्वान बुक किया। वह वास्तव में एक दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो बुक करना चाहता था, जो बहुत दर्दनाक उड़ान थी, लेकिन आखिरकार लॉन्ग बैक्ड स्वान की तुलना में बहुत तेज थी। दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो एक छोटा उड़ने वाला परी था और ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों को ले जा सकता था। लिन युआन के 6 लोगों के समूह को एक बड़े उड़ने वाले परी की जरूरत थी, इसलिए उसने लॉन्ग बैक्ड स्वान को चुना, जो गति और आराम का संतुलन बनाए रखता था। लिन युआन, लियूजी, रक्तपात की मां, अंतहीन ग्रीष्मकाल और सुनो, लंबी पीठ वाले हंस की पीठ पर कमल की मुद्रा में थे। इस बीच झो लुओ सम्मानपूर्वक बगल में खड़ा था, एक गार्ड की तरह उनकी रक्षा कर रहा था।
लिनू ने लिन युआन को इंडिगो एज्योर सिटी के बारे में हाल ही में मिली खबर के बारे में बताया। मैंने हाल ही में इंडिगो एज्योर सिटी में उथले समुद्र के नज़दीकी हिस्से को अच्छी तरह से देखने के लिए किसी को नियुक्त किया, जिसके बारे में मुझे पहले कोई चिंता नहीं थी। नतीजतन मैंने वहां भेजे गए 2 विशेषज्ञों से संपर्क खो दिया। यह सुनकर लिन युआन ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और पूछा, आपके द्वारा भेजे गए 2 विशेषज्ञ कितने मजबूत थे? लिसन ने कड़वी हंसी के साथ जवाब दिया, वर्तमान में फेक यानकियों के पास लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति है, लेकिन मैं उसे लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि वह एक मोल है। इस प्रकार मैंने लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से प्लैटिनम फे के साथ 2 विशेषज्ञों को भेजा। उन्हें भेजने के बाद उन्होंने मुझे केवल एक बार रिपोर्ट की। उसके बाद उनसे कोई और खबर नहीं मिली। मुझे लगता है उन्हें मर जाना चाहिए था। लिसन ने जो कहा उससे लिन युआन को पता था कि इंडिगो एज्योर सिटी में लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नियंत्रित उथला समुद्र सुरक्षित नहीं था। यदि उसने अपने त्रुप के पत्तों का उपयोग नहीं किया तो उसकी ताकत प्लैटिनम फे के साथ 2 आत्मा क्यूई पेशेवरों से बहुत अलग नहीं होनी चाहिए जिन्हें लिसन ने भेजा था। यदि वे जानकारी जुटाने के लिए उथले समुद्र के किनारे गए होते और समुद्र की गहराई में नहीं गए होते तो उन पर समुद्री परजीवियों द्वारा हमला करना असंभव होता। इसलिए इन 2 आत्मा क्यूब पेशेवरों की मृत्यु संभवतः अन्य आत्मा क्यूब पेशेवरों के हाथों हुई थी। उस समय लिसन ने कहा, युवा मास्टर, उन्होंने जो पहला संदेश वापस भेजा वह यह था कि तट के किनारे गोल्ड वाटर वर्ल्ड डायमेंशनल जीवन रूपों की क्षतिग्रस्त लाशें थीं। मुझे लगता है कि इस अपतटीय तट के पास एक वाटर वर्ल्ड डायमेंशनल रिफ्ट होना चाहिए। लिन युआन को गोल्ड वाटर वर्ल्ड डायमेंशनल लाइफ फॉर्म की जरूरत थी, लेकिन इस जानकारी के बाद वह बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बजाय उसका माथा और भी ज्यादा सिकुड़ गया। लिन युआन ने गहरी आवाज में कहा, भले ही यह उथला समुद्र तट ड्रैगन की मांद या बाघ की मांद हो या कोई इसे लालच दे रहा हो, मुझे देखना होगा कि इसमें किस तरह का बेईमानी भरा खेल छिपा है। उनके मरने के बाद उनका मांस जल्द ही सड़ जाएगा और समुद्र की तलहटी में डूब जाएगा। समुद्र में समुद्री फेय में पशु प्रजातियां, पौधे प्रजातियां और कीट प्रजातियां समुद्री फेय शामिल हैं। जल जगत के आयामी जीवन रूपों के मांस के सड़ने के बाद मछली की गंध भी अत्यधिक जहरीली हो जाएगी। समुद्री फेय में से अधिकांश पशु प्रजातियों के फेय इसे खाना पसंद नहीं करते थे। हालांकि इन मृत और सड़े हुए पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूपों का मांस समुद्री फेय में से पौधे और कीट प्रजातियों के फेय के लिए दावत था। इसलिए यह असामान्य बात थी कि गोल्ड जल विश्व आयामी जीवन रूपों का मांस तट पर पाया जाएगा। लिन युआन के दिमाग में केवल एक ही संभावना थी कि स्वर्ण जल विश्व आयामी जीवन रूपों को तट के बहुत करीब एक स्थान पर विस्फोट करके मार दिया गया था। अचानक हुए विस्फोट के कारण मांस में अभी भी मजबूत कोशिका जीवन शक्ति बनी हुई होगी जब वह स्वर्ण जल विश्व आयामी जीवन रूपों के शरीर से अलग हो गया था। जब मजबूत सेलुलर गतिविधि के साथ सोने के पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूपों का मांस लहरों द्वारा किनारे पर धोया गया था, तो यह भी प्लेटिनम फे के साथ 2 आत्मा क्यूई पेशेवरों द्वारा खोजा गया था। इन्हें सुनो ने भेजा था। खोज के समय इन गोल्ड वाटर वर्ल्ड डायमेंशनल लाइफ फॉर्म के मांस में कोशिकीय गतिविधि पूरी तरह से गायब हो गई थी। सड़न शुरू हो गई होगी, बस अभी पूरी तरह से सड़ी नहीं होगी। लिन युआन ने अपनी आंखों से जल जगत के आयामी जीवन रूपों के मांस की सड़न की गति को देखा था। जब 2 आत्मा क्यूई पेशेवरों को सुनो ने भेजा था, उन्होंने किनारे पर सोने के पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूपों के मांस को देखा था, तो आयामी जीवन रूप को बस मर जाना चाहिए था। तटीय उथले समुद्र में वितरित समुद्री भय कमजोर थे, इसलिए खुले पानी की दुनिया के आयामी दरार को पूरी तरह से रोकना मुश्किल था। इसलिए पानी की दुनिया के आयामी जीवन रूप तट पर शहरों पर हमला करेंगे। इसके लिए आवश्यक था कि तट के निकट उथले समुद्र के पास रहने वाले आत्मा क्यूई पेशेवरों को आगे आकर जल जगत के आयामी जीवन रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़े, जो तट पर कहर बरपा रहे थे। हालांकि लिन युआन को सबसे अधिक हैरानी इस बात से हुई कि इंडिगो एज्योर सिटी के निवासियों को जल जगत के आयामी दरार के बारे में पता भी नहीं था। लिन युआन ने एक पल के लिए विचार किया और पूछा, सुनो, क्या लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियंत्रण में इस उथले तटवर्ती समुद्र में कई फय हैं जो प्रभावी रूप से जल विश्व आयामी दरार का विरोध कर सकते हैं? क्या जल जगत के आयामी जीवन रूपों द्वारा तट पर आक्रमण करने के कोई मामले सामने आए हैं? लिसन ने तुरंत उत्तर दिया, उस समय मेरे दादा और पिता ने लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संपूर्ण संसाधनों का उपयोग इस उथले तटवर्ती समुद्र पर नियंत्रण करने के लिए करने का निर्णय लिया था, क्योंकि इसमें बहुत अधिक शंख पंख थे।
इन शेलफिश फे में मौजूद शैल, मांस और मोती सभी उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन हैं। शेलफिश फे की हमला करने की क्षमता मजबूत नहीं है। उनकी संख्या के कारण वे प्लवक के शिकारी हैं। इसलिए अधिकांश समुद्री परी जीवित रहने के लिए शंख पर निर्भर रहते हैं। चोंचदार कांटेदार मछली और शंख खाने वाले बख्तरबंद कछुओं की संख्या बाकी समुद्री परियों की तुलना में अधिक है। हालांकि चोंच वाली कांटेदार मछली और शंख खाने वाले बख्तरबंद कछुए शंख खाने के मामले में क्रूर होते हैं, लेकिन वे जलीय विश्व के आयामी जीवन रूपों का शिकार हैं। हालांकि असंख्य चोंच चोंच वाली स्पाइनी मछलियों के कारण इस समुद्र में पूंछ काटने वाली छाया शार्क का एक बड़ा समूह भी है जो उन्हें खाता है। जब लिन युआन ने यह सुना तो उसे पता चला कि यह उथला समुद्र बहुत खतरनाक था। दुर्भाग्यवश स्थानीय समुद्री परियों को जल जगत के आयामी दरार से उभरने वाले परियों का प्रभावी ढंग से प्रतिरोध करने में असमर्थ होना पड़ा। टेल कटिंग शैडो शार्क समुद्र में बहुत ही खास क्रूर परियों का एक समूह था। उनके अस्तित्व का मतलब था कि इस समुद्र में बड़े शिकारी नहीं होंगे। पूंछ काटने वाली छाया शार्क का समूह अपने क्षेत्र में अपने जीवन के लिए किसी भी खतरे को दूर करने वाला पहला समूह होगा। यदि इस समुद्र में बड़े शिकारी मौजूद थे तो इसका मतलब यह होगा कि उन्होंने पूंछ काटने वाली छाया शार्क के समूह को मार दिया होगा। समुद्र में पूंछ काटने वाली छाया शार्कों का केवल एक ही समूह था, भले ही वे व्यक्तिगत रूप से अत्यंत शक्तिशाली थे। सीमित संख्या के कारण असंख्य जलीय विश्व आयामी जीवन रूपों के विरुद्ध उनकी दमनात्मक शक्ति बहुत कम थी। यहां तक कि अगर ये पूंछ काटने वाले छाया शार्क पागलों की तरह मार काट मचाते हैं तो भी वे जलीय दुनिया के आयामी जीवन रूपों के एक छोटे से आधे हिस्से को भी खत्म नहीं कर सकते। उस समय लिसन ने कहा, शुरुआती वर्षों में इस उथले तटवर्ती समुद्र पर लगभग हर महीने 1 या 2 बार जल जगत आयामी जीवन रूपों द्वारा आक्रमण किया जाता था। जब तक जल जगत आयामी दरार खुली रहेगी तब तक यह शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। लिसन का स्वर अत्यंत गंभीर हो गया। हालांकि 3 साल पहले जलीय दुनिया के आयामी जीवन रूपों का आक्रमण कभी नहीं हुआ था। लिन युआन को लगा कि सब कुछ और भी अजीब हो गया है। उसने बहुत देर तक सोचा लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि सच्चाई जानने के लिए उसे अभी भी लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नियंत्रण में उथले समुद्र में खोजबीन करने की जरूरत है। लिन युआन ने मदर ऑफ ब्लड बैथ और एंडलेस समर पर नजर डाली और कहा, एंडलेस समर, मदर ऑफ ब्लड बैथ, जब हम इंडिगो एज्योर सिटी पहुंचे तो तुम दोनों पहले छाया में छिप जाओ। अगर किसी की जान को कोई खतरा नहीं है तो तुम्हें कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। यह जानने के बाद कि लिसन द्वारा भेजे गए 2 आत्मा क्यूई पेशेवरों की मृत्यु हो गई थी, लिन युआन को लगने लगा कि झेंग परिवार ही एकमात्र ऐसा परिवार नहीं था जो लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उथले समुद्र तट पर कब्जा करना चाहता था। चूंकि झेंग परिवार का एक शीर्ष राजा श्रेणी का विशेषज्ञ रॉयल कैपिटल में आया था और लिसनिंग हेरोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर हमला किया था, लिसनिंग को मारने का प्रयास किया था, इसका मतलब था कि झेंग परिवार इस उथले तटवर्ती समुद्र को पाने के लिए दृढ़ था। झेंग परिवार को इन 2 आत्मा क्यूई पेशेवरों को मारने की आवश्यकता नहीं थी जो उथले समुद्र के पास जासूसी कर रहे थे। प्लैटिनम फे के साथ इन 2 आत्मा क्यूई पेशेवरों ने संभवतः एक रहस्य पाया था जिसे बिल्कुल भी प्रकट नहीं किया जा सकता था। यदि वे इन 2 आत्मा क्यूई पेशेवरों को मारना चाहते थे और उन्हें लिसन तक संदेश पहुंचाने का मौका नहीं देना चाहते थे तो वह व्यक्ति कम से कम फेई कियान कियोंग के स्तर का होना चाहिए। झेंग परिवार प्रकाश में था जबकि लिन युआन अंधेरे में था। हालांकि झेंग परिवार मजबूत था लेकिन वे लिन युआन के लिए एक दृश्यमान दुश्मन थे। अक्सर अंधेरे में दुश्मन सबसे भयानक होता था। यह बिल्कुल रॉयल कैपिटल में यंग मास्टर झेंग की तरह था जिसे पता चला था कि उसने एक बेहतरीन राजा श्रेणी के विशेषज्ञ को खो दिया है। वह शायद इस अवधि के दौरान शांति से सो नहीं पाएगा। लिन युआन को थोड़ा परेशान करने वाली बात यह थी कि अगर अन्य लोग झेंग परिवार के बगल में अंधेरे में उथले समुद्र के पास लालच कर रहे थे तो अंधेरे में ये दुश्मन एक अज्ञात छिपे हुए खतरे थे। झेंग परिवार द्वारा लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर हमला करने के बाद अंधेरे में यह गुट अभी भी उथले समुद्र तट पर लालच कर रहा था। दूसरे शब्दों में, इस गुट के पास निश्चित रूप से झेंग परिवार के खिलाफ लड़ने की शक्ति थी। लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उथले समुद्र में पैर नहीं थे और वह दौड़ नहीं सकता था। अगर सत्ता का पूर्ण समर्थन नहीं होता तो वे इसे झेंग परिवार से आसानी से नहीं छीन सकते थे। स्टूडियोज। लिन युआन का आदेश प्राप्त करने पर रक्तबीज की माता ने उत्तर दिया, यदि हम किसी सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ के छिपे हुए हमले का सामना करते हैं तो अगर हम अंधेरे में छिपे हुए हैं तो इसे तुरंत रोकना मुश्किल है। सिस्टर समर छिपने में अच्छी नहीं है, इसलिए वह छाया में छिप जाएगी। हालांकि मैं जिस कानून को नियंत्रित करता हूं वह रक्त है। मेरी प्रजाति और विशिष्ट कौशल छिपाने में बहुत अच्छे हैं। अगर मैं आपके साथ हूं तो एक सम्राट श्रेणी का विशेषज्ञ भी मुझे नोटिस नहीं करेगा। अंतहीन समर ने गुलाबी बैंगनी कढ़ाई वाले गेंद के आकार के फूल में छिपी हुई अपने कंगन पर लगी घंटी को छेड़ा और कहा, सिस्टर ब्लड और मैं क्रमशः पास और दूर दोनों हैं।
जबकि सिस्टर ब्लड आपकी सुरक्षा की बारीकी से रक्षा करती है। मैं दूर से आप लोगों पर नजर रखूंगी। मैं यह भी देखूंगी कि छाया से कितनी चौड़ी आंखें आपको देख रही हैं। लिन युआन ने जवाब में सिर हिलाया। जब रक्तबीज की माता ने लिन युआन को सिर हिलाते देखा, तो उसके भावहीन चेहरे पर मुंह के कोने एक सुखद चाप में मुड़ गए। यह अपने और लिन युआन के बीच हुए पथ रक्षक अनुबंध पर निर्भर था और उसके मन में ऐसी आवाज में बोल रहा था जिसे केवल वह ही सुन सकता था। मैं आपका पथ रक्षक हूं। आपकी सुरक्षा सर्वप्रथम होनी चाहिए। यह सुनकर लिन युआन का दिल खुश हो गया। वास्तव में जब लिन युआन रक्तबीज की मां के साथ समय बिता रहा था, तो वह लगभग भूल ही गया था कि वह उसका पथ रक्षक था। हालांकि रक्तबीज की माता चुपचाप पथ रक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। उस समय रक्तबीज की मां के चारों ओर एक लाल रंग की चमक झिलमिला रही थी, जो लंबी पीठ वाले हंस की पीठ पर थी। इस लाल रंग की चमक से ऐसा महसूस होता था जैसे कि उन्होंने चिपचिपा खून का तालाब देख लिया हो। हर कोई स्पष्ट रूप से लंबी पीठ वाले हंस के शरीर को कांपते हुए महसूस कर सकता था, जाहिर तौर पर डरा हुआ। यदि एंडलेस समर और मदर ऑफ ब्लड बाथ ने रूपांतरण के समय लंबी पीठ वाले हंस को नियंत्रित करने के लिए अपनी आभा का उपयोग नहीं किया होता, तो लंबी पीठ वाला हंस मदर ऑफ ब्लड बाथ की आभा से भयभीत होकर जमीन पर गिर जाता। मदर ऑफ ब्लड बाथ एक पक्षी पकड़ने वाली मकड़ी थी। अपनी ताकत के अलावा इसमें अपनी प्रजाति की डराने वाली विशेषता भी थी। रक्तबीज की माता 1 सेंटीमीटर के आकार तक सिकुड़ गई, ठीक वैसे ही जैसे वह पहली बार लिन युआन की पथ रक्षक बनी थी। हालांकि रक्तबीज की मां लिन युआन की छाती पर लटके हुए पत्ती के आकार के परिभंडारण बॉक्स पर नहीं उतरी। इसके बजाय यह उसके बालों पर उतरी और उसके बीच छिप गई। लिन युआन लिट्यून ल्यूजी ई पम्पार और लिसन को बहुत पहले से पता था कि ब्लडबैथ की मां एक सुजैन मिथ नस्ल की परी थी। केवल झोउ लुओ, जो लंबी पीठ वाले हंस की पीठ पर था, उसे रक्तबीज की माता की पहचान के बारे में पता नहीं था। जब झो लुओ ने अब रक्तबीज की मां को मानव रूप से बदलकर लाल रंग की मकड़ी में बदलते देखा, जो लिन युआन के बालों के बीच छिपी हुई थी, तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसने बेतहाशा सांस ली और अपने दिल में आह भरी। मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे मजबूत गुट में शामिल होने का अवसर मिला। यह प्रसिद्ध सुजैन मिथ दूसरी परी वास्तव में उसके बगल में थी, और अभी अभी मकड़ी में बदल चुकी महिला और असामान्य रूप से सौम्य दिखने वाली महिला के बीच हुई बातचीत के आधार पर। हालांकि झोलू को यकीन नहीं था कि बाद वाली परी थी या नहीं। बाद वाली में एक सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ की ताकत होनी चाहिए। जैसे ही झोलुओ चौंक गया, लिन युआन ने उसे बाहर बुलाया। जब हम इंडिगो एज्योर सिटी पहुंचेंगे, तो आपको पहले हमारे साथ चलने की जरूरत नहीं है। झो लुओ ने जब लिन युआन की बातें सुनी, तो उसने तुरंत अपने सदमे को दबा लिया और उसके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। उसी समय झो लुओ पहले से ही खतरे का चलने की जरूरत नहीं है। झो लुओ ने जब लिन युआन की बातें सुनी, तो उसने तुरंत अपने सदमे को दबा लिया और उसके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। उसी समय झो लुओ पहले से ही खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। नौकर की शपथ लेते समय झो लुओ जानता था कि संसाधन प्राप्त करने तक उसका जीवन अब उसका नहीं है। अप्रत्याशित रूप से लिन युआन के निम्नलिखित शब्दों ने झो लुओ को एक अवर्णनीय भावना दी। आपके आयरन बोन इगुआना ने दूसरा सिर विकसित किया और स्कॉर्चिंग एलिमेंटल शेलफिश द्वारा उत्पादित 5 स्वर्गीय युवती ग्रेड एलिमेंटल मोतियों का उपयोग करने के बाद लावा इगुआना में परिवर्तित हो गया। जब यह लावा इगुआना में परिवर्तित हो गया, तो इसे प्लैटिनम आइक्स से प्लैटिनम एक्स में पदोन्नत कर दिया गया। मैं देख रहा हूं कि लावा इगुआना अपनी ड्रैगन प्रजाति की रक्त रेखा की उत्तेजना से केवल एक निर्दोष ड्रैगन माउथ आर्किड फूल की दूरी पर है। मेरे पास आपके लिए एक है। लिन युआन के पास 2 फ्लॉलेस ड्रैगन माउथ आर्किड फूल थे, जो उसने अपने परचेज विद नो लॉस स्टोर के फैन क्लब में 30 फ्लावर ब्रोकेड मोतियों के साथ आदान प्रदान किए थे। फ्लॉलेस ड्रैगन माउथ आर्किड फूलों को बाजार में बहुत दुर्लभ नहीं माना जाता था, और दुर्लभ लाइफ फॉर्म पेवेलियन पर उन्हें लगभग 10 लाख रेडियंस डॉलर में नीलाम किया जा सकता था। जब लावा इगुआना ने अपने शरीर में ड्रैगन प्रजाति के रक्त को उत्तेजित किया, तो उसके अपने ग्रेड की सीमा को तोड़ने और प्लैटिनम एक्स से डायमंड आय तक आगे बढ़ने की उच्च संभावना थी। इसके ग्रेड में यह भारी वृद्धि लावा इगुआना को डायमंड फैंटेसी नस्ल का परी बनने की अनुमति देगी। यह कहना वैसा ही था जैसे कि यह झो लुओ को राजा श्रेणी के विशेषज्ञ के निचले स्तर से मध्यम स्तर के विशेषज्ञ के स्तर तक पहुंचने की अनुमति देता है। नतीजतन वह अपने मिशन को बेहतर ढंग से पूरा करने में भी सक्षम होगा। हालांकि अगर लिन युआन के पास केवल एक एपिक ड्रैगन माउथ आर्किड फूल होता, तो वह इसे झो लुओ को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देता। एपिक ड्रैगन्स माउथ ऑनर्किड फूल बाजार में अब तक का सबसे बेहतरीन ड्रैगन्स माउथ ऑनर्किड फूल था,
ऐसी चीजें ऐसी नहीं थीं जिन्हें रेडियंस डॉलर से खरीदा जा सके। लिन युआन ने अपने सफेदपोश अनुयायियों को अपने संसाधनों का उपयोग करने देना पसंद किया। वह अपने सफेदपोश अनुयायियों की ताकत बढ़ाने के लिए सभी संसाधनों को खर्च करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अगर ऐसा होता तो लिन युआन को अपना नाम लिन युआन से बदलकर बिग हेड लिन रख लेना चाहिए था। वह इतना ज्यादा लेन देन नहीं करता। हालांकि फ्लॉलेस ड्रैगन्स माउथ ऑर्किड हानिरहित होगा। इसके बावजूद यह झो लुओ को अपने दिल की गहराई से महसूस करने की अनुमति दे सकता है। हालांकि झो लुओ लिन युआन के प्रति आभारी था कि उसने उस पर एक कांस्य महाकाव्य डार्क स्नेक ड्रैगन छिपकली और 5 स्वर्गीय युवती ग्रेड तत्व मोती निवेश किए थे, लेकिन वह इससे प्रभावित नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस तरह के संसाधन को झो लुओ की दास शपथ के साथ बदल दिया गया था। हालांकि फ्लॉलेस ड्रैगन्स माउथ ऑर्किड ऐसा नहीं था। अगर यह पहले होता तो जो लुओ को फ्लॉलेस ड्रैगन्स माउथ ऑर्किड पर अपना हाथ रखने के लिए 2 साल तक संसाधन जमा करने की आवश्यकता होती। भले ही आयरन बोन इगुआना एक लावा इगुआना में परिवर्तित हो गया हो और जो लुओ की ताकत बढ़ा दी गई हो, उनकी राय में अब उन्हें फ्लॉलेस ड्रैगन माउथ ऑर्किड के लिए पैसे कमाने के लिए कम से कम 8 महीने की आवश्यकता होगी। जिस गुट के प्रति उसने अपनी पूरी निष्ठा समर्पित की थी, उसने उसे उसके पहले मिशन के दौरान कोई योगदान देने से पहले ही ऐसा उपहार दे दिया था। इससे झो लू के दिल में कृतज्ञता की भावनाएं और भी अधिक उमड़ पड़ीं। उस समय लिन युआन ने लिसन की ओर देखा और कहा, सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि झेंग परिवार के यंग मास्टर झेंग को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम अचानक लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पुरानी हवेली में लौट आए हो? जब लिसन ने लिन युआन की बातें सुनी तो वह थोड़ा उदास हो गया और सोचने लगा। बहुत देर तक सोचने के बाद लिसन अचानक मुस्कुराया और बोला, झेंग परिवार एक अनुभवी गुट है। इंडिगो एज्योर सिटी के 3 प्रमुख गुटों में से एक के रूप में उन्हें सर्वोच्च कहा जा सकता है। अगर मैं झेंग परिवार का यंग मास्टर झेंग होता और मुझे अचानक पता चलता कि जिस लक्ष्य को मैं मारना चाहता हूं वह रॉयल कैपिटल से इंडिगो एज्योर सिटी में जिंदा लौट आया है, भले ही झेंग परिवार यह निर्धारित कर सके कि भेजा गया शिखर राजा श्रेणी का विशेषज्ञ मर चुका है, वे अधिक से अधिक केवल यह संदेह करेंगे कि मृत्यु मुझसे संबंधित है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। झेंग परिवार के लिए तट के पास का उथला समुद्र बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि झेंग परिवार मुझे फिर से मारने के लिए विशेषज्ञ भेजेगा। जब लिन युआन ने लिसन की बातें सुनी तो उसने पूछा, तो आपको क्या लगता है कि झेंग परिवार आप पर हमला करने के लिए किस तरह के विशेषज्ञ को भेजेगा? लिन युआन की राय में झेंग परिवार निश्चित रूप से लिसन पर हमला करने के लिए एक विशेषज्ञ को भेजेगा, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य लिसन को तुरंत मरवाना नहीं होगा, बल्कि यह साबित करना था कि उनके द्वारा भेजे गए शिखर राजा श्रेणी के विशेषज्ञ की मौत का लिसन से कोई संबंध था या नहीं। यह स्पष्ट रूप से एक परीक्षण था। जो कोई भी चुपचाप डायमंड एक्स फैंटेसी 4 फे के साथ शीर्ष राजा श्रेणी के विशेषज्ञ को मार सकता है, उसके पास कम से कम सम्राट श्रेणी की ताकत तो होगी ही। कोई भी अनुभवी गुट सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञ का आकस्मिक रूप से उपयोग नहीं करेगा। इससे पहले कि झेंग परिवार को यकीन हो कि शीर्ष राजा श्रेणी के विशेषज्ञ को मारने वाला सम्राट श्रेणी का विशेषज्ञ वास्तव में कितना शक्तिशाली था, वे कभी भी अपने सम्राट श्रेणी के विशेषज्ञों को आसानी से जोखिम नहीं लेने देंगे। एक शीर्ष राजा श्रेणी के विशेषज्ञ का खोना झेंग परिवार के लिए बहुत दर्दनाक रहा होगा। इस प्रकार लिन युआन की राय में झेंग परिवार के राजा श्रेणी के विशेषज्ञ को बहुत मजबूत नहीं होना चाहिए था और वह अधिकतम फी कियांकियोंग के स्तर का था। झेंग परिवार इस स्काउटिंग प्रयास के लिए एक राजा श्रेणी के विशेषज्ञ को खोने के लिए तैयार रहा होगा। लिसन ने लिन युआन के सवाल का जवाब दिया, मैं यह नहीं कह सकता कि झेंग परिवार किस तरह का विशेषज्ञ भेजेगा। यह या तो राजा श्रेणी का या सम्राट श्रेणी का विशेषज्ञ होना चाहिए। राजा श्रेणी का विशेषज्ञ अधिक संभावना वाला है। लिसन एक पल के लिए रुका और फिर बोला, लेकिन मुझे पता है कि यंग मास्टर झेंग परिवार को मुझे मारने नहीं देंगे। लिन युआन ने अपनी भौहें उठाईं और जवाब दिया, यह पक्का है। लिन युआन लिसन में निवेश कर सकता था। इसके अलावा अगर झेंग परिवार लिसन को मार देता तो लिन युआन अपने पिछले प्रयास में असफल हो जाता। इसके अलावा लिसन ने लिन युआन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी और वह लिन युआन के निजी गुट स्काई सिटी का हिस्सा था। लिन युआन झेंग परिवार को अपने गुट के सदस्यों पर हाथ नहीं डालने देगा। सुनो, चूंकि तुम शाही राजधानी से इंडिगो एज्योर सिटी लौट आए हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम्हें पुरानी हवेली में लौटना होगा। लिन युआन ने लिसन से बात खत्म करने के बाद वह एंडलेस समर की ओर मुड़ा, जो कमल की मुद्रा में उसके बगल में बैठा था, और कहा, एंडलेस समर, जब लिसन लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पुरानी हवेली में वापस आए तो अंधेरे में उसकी रक्षा करें जैसे आपने रॉयल कैपिटल में की थी। एंडलेस समर ने उसके शब्दों पर सिर हिलाया। फिर एंडलेस समर ने अपने पीले हाथ उठाए और कलाई पर लटके डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स को हिलाया और जवाब दिया, यहां अभी भी 2 उच्च श्रेणी के डार्क टाइप फे की लाशें हैं। जब समय आएगा तो सिस्टर ब्लड उनके शरीर में आध्यात्मिक सामग्रियों को ठीक से विभाजित करेगी। जब लिन युआन ने एंडलेस समर को यह कहते सुना
तो उसे वह समय याद आया जब रक्तबीज की माता ने उस सर्वोच्च सुजैन मिथ इश्की काटा है डी कौवे के शव को बिना किसी बर्बादी के दो भागों में विभाजित कर दिया था। रक्तबीज की मां ने एक क्षण विचार किया और कहा, चूंकि वे दोनों उच्च श्रेणी के डार्क टाइप फैंटेसी नस्ल के परी हैं, इसलिए उनकी इच्छा शक्ति अपेक्षाकृत मजबूत होनी चाहिए। जब हम रॉयल कैपिटल में वापस लौटेंगे तो मैं सावधानीपूर्वक विभाजन करूंगा, यह देखने के लिए कि क्या मैं रक्त कानून के साथ रक्त को नियंत्रित कर सकता हूं और उनके दिमाग में इच्छा शक्ति को अधिकतम तक संरक्षित करने के लिए उनकी कोशिकीय गतिविधि को उत्तेजित कर सकता हूं। जैसे जैसे वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते गए, वे इंडिगो एज्योर सिटी के और करीब पहुंचते गए। लिन युआन ने महसूस किया कि आसपास का तापमान रॉयल कैपिटल में रहने के समय की तुलना में काफी ज्यादा था। समुद्र के ऊपर की हवा में भी हल्की सी नमकीन समुद्री हवा चल रही थी। प्लैटिनम लॉन्ग बैग्ड स्वान की पीठ पर लिन युआन पहले से ही इंडिगो एज्योर सिटी की रूपरेखा को धुंधला धुंधला देख सकता था। समुद्र के किनारे बसा यह शहर बहुत बड़ा था। यहां तक कि जब लिन युआन आसमान में ऊपर था, तब भी उसकी दृष्टि में इस विशाल शहर का केवल 1/10वां या 2/10वां हिस्सा ही शामिल था। लिन युआन के हाथ में एक हल्के नीले रंग का ड्रैगन माउथ ऑर्किड आया जो हथेली के आधे आकार का था। उसने इसे झो लुओ को सौंप दिया और कहा, पहले अपने लावा इगुआना को विकसित होने दो और मेरे आपसे संपर्क करने का इंतजार करो। ऐसा कहने के बाद लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा और गहरे सुनहरे रंग के खून की एक और ट्यूब निकाली और कहा, डायमंड ड्रैगन ब्लड की यह ट्यूब भी ले लो। अगर फ्लॉलेस ड्रैगन माउथ ऑर्किड लावा इगुआना के शरीर में ड्रैगन प्रजाति के रक्त को उत्तेजित नहीं कर सकता है, तो रक्त की यह ट्यूब एक पूरक प्रभाव प्रदान करने में सक्षम होनी चाहिए। कभी कभी किसी परी में ड्रैगन प्रजाति के रक्त की उत्तेजना के साथ कुछ अज्ञात विविधताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए लिन युआन ने जो लुओ के लिए डायमंड ड्रैगन प्रजाति के परी के रक्त की एक ट्यूब प्रदान की, जिसे तैयार माना गया। जो लुओ ने लिन युआन का उपहार लिया और कहा, युवा मास्टर लावा इगुआना के लिए अपने शरीर में ड्रैगन प्रजाति के रक्त को जगाने और अपने स्तर को आगे बढ़ाने के लिए एक दिन पर्याप्त समय है। यदि आप इसके बाद मुझसे संपर्क नहीं करते हैं, तो मैं किसी भी समाचार के बारे में पूछताछ करने के लिए लिसनिंग हेरॉन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उस उथले समुद्र तट पर जाऊंगा। लिन युआन ने अचानक देखा कि इस समय झो लुओ की आंखों में एक दृढ़ भावना दिखाई दी थी। झो लुओ ने भी अपनी यात्रा के उद्देश्य को जानने के बाद मिशन को आगे बढ़ाने की पहल की थी। यह स्थिति बताती है कि झो लुओ ने किसी तरह खुद के प्रति सिर्फ वफादारी से ज्यादा समर्पित होना शुरू कर दिया था। ठीक है, लेकिन चूंकि कोई चुपके से उस उथले समुद्र पर नजर रख रहा है, इसलिए तुम्हें वहां जाकर खुद को खतरे में नहीं डालना चाहिए। उस उथले समुद्र के पास गिल्ड अलायंस की शाखा है। वहां जाकर जांच करने से आपको कुछ हासिल हो सकता है। इस तथ्य के अलावा कि सच्चे शीर्ष गुटों के पास अपने स्वयं के समाचार खुफिया कनेक्शन थे, गिल्ड अलायंस के समाचार को निस्संदेह सबसे व्यापक माना जाता था। आखिरकार गिल्ड अलायंस स्पिरिट क्यूई पेशेवरों से भरा हुआ था और उनमें से कई इंडिगो एज्योर सिटी से थे। ये स्पिरिट क्यूई पेशेवर पूरे साल इंडिगो एज्योर सिटी में रहते थे, इसलिए किसी को कुछ उपयोगी जानकारी हो सकती है। उस समय लिसन को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, यंग मास्टर, हर दशक में आयामी दरार के उपद्रवी काल से पहले इंडिगो एज्योर सिटी में एक भव्य इंडिगो एज्योर सी मार्केट होगा। इंडिगो एज्योर सिटी के लगभग सभी स्थानीय गुट और व्यक्ति इस समुद्री बाजार में उन आध्यात्मिक सामग्रियों और भय को बेचेंगे जो उन्होंने इन 10 वर्षों के दौरान समुद्र में एकत्र की हैं। वहां मौजूद बहुत सी समुद्री आध्यात्मिक सामग्रियां और परियां दुर्लभ और अजीबोगरीब चीजें हैं। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो उन्हें खरीदते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब क्लास 4 क्रिएशन मास्टर्स भी गलत अनुमान लगा लेते हैं।